रात के शायद 2:30 बजे होंगे। स्क्रीन की हल्की सी रोशनी चेहरे पे आ रही है और आंखों के सामने वही ईमेल खुला हुआ है। 2 घंटे पहले भेजा था। हर शब्द, हर कॉमा, मतलब क्या मतलब निकाला जा सकता है इसका? टोन कैसा था? कहीं कुछ ज्यादा रूखा तो नहीं लग गया? या फिर वो पिछली मीटिंग की बात, जैसे कोई रिकॉर्ड अटक गया हो दिमाग में। वो एक पल जब आवाज थोड़ी कांप सी गई थी। या वो सवाल जिसका जवाब शायद और बेहतर हो सकता था। काश यार मैंने वो ना कहा होता, काश। और फिर वो विचारों का सिलसिला, वो रुकता ही नहीं। क्या होगा अगर अगर बॉस को अच्छा नहीं लगा? शायद मुझे वो प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं उस दोस्त ने मेरे उस मजाक का क्या मतलब समझा होगा। दिमाग ना एक जैसे चक्रव्यूह में फंस जाता है। हर रास्ता घूम फिर कर उसी चिंता पर। एक अजीब सी घुटन होती है ना, एक बोझ सा। और ये महसूस होता है कि अपना ही दिमाग अपना दुश्मन बन गया है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये एहसास बहुत जाना पहचाना सा है। क्यों? जब दिमाग एक ही गेर में अटक सा जाता है, बार बार वही सोचता है। हम इसे ही तो कहते हैं ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत ज्यादा सोचना। पर यहां एक मजेदार बात है। क्या हो अगर ये असल में सोचने के बारे में हो ही नहीं? ये बहुत ही अहम सवाल उठाया आपने। और निक ट्रेंटन है ना, उनकी किताबें स्टॉप ओवरथिंकिंग, उसके पहले ही चैप्टर में वो इसी बात पर आते हैं। उनका तर्क बड़ा साफ है कि जिसे हम ओवरथिंकिंग समझकर उससे जूझ रहे होते हैं, वो असल में कोई दिमागी कसरत या लॉजिक का ओवरडोज नहीं है। नहीं। वो डर है, वो शक है, वो अनसुलझी भावनाएं हैं जो बस तर्क का एक नकाब पहनकर सामने आती हैं। ये सोचने की प्रक्रिया का एक बिगड़ा हुआ रूप है, असल सोच नहीं है ये असल में भावनात्मक रूप से, मतलब इमोशनली अस्त व्यस्त होने का एक लक्षण है। चिंता से निपटने की एक नाकाम सी कोशिश। अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब अगर ये सिर्फ सोचना नहीं है, तो फिर ये दिमाग में इतनी तेजी से, इतने दबाव के साथ क्यों चलता रहता है? क्यों लगता है कि दिमाग हर वक्त हाई अलर्ट पर है? हाँ, तो इसकी जड़ है ना हमारे दिमागी सिस्टम में। वो सिस्टम जो खतरों को पहचानता है, जिसे हम थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम कह सकते हैं। रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को चिंता ज्यादा होती है ना, उनका ये सिस्टम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव? हाँ, हाइपर एक्टिव थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम। दिमाग बहुत छोटी छोटी बातों को, यहाँ तक कि अपने ही ख्यालों और जज्बातों को एक संभावित खतरे की तरह देखने लगता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है एमिगडाला, सुना होगा शायद। हाँ हाँ, एमिगडाला। हाँ, तो उसे आप खतरे का अलार्म सेंटर समझ सकती हैं। ओवरथिंकिंग में क्या होता है, ये एमिगडाला कई बार बहुत ही मामूली, बिल्कुल हानि रहित विचारों को भी खतरे का सिग्नल मान लेता है। ओहो, यानी दिमाग फिर खतरे ढूंढने में ही ज्यादा लगा रहता है। बिल्कुल। और यहीं से वो बात आती है जिसे कहते हैं अटेंशनल बायस टुवर्ड थ्रेट। अटेंशनल बायस? हाँ, मतलब हमारा ध्यान अपने आप उन चीजों की तरफ ज्यादा खिंचता है जिन्हें दिमाग ने खतरा मान लिया है, चाहे वो खतरा असली हो या बस मन में बनाया हुआ। हमारी सारी मेंटल एनर्जी फिर प्रॉब्लम खोजने और उसी पर अटके रहने में खर्च होने लगती है। इसे एक तरह की इमोशनल हाइपर विजिलेंस भी कहते हैं, मतलब भावनात्मक अति सतर्कता। दिमाग लगातार स्कैन कर रहा है, अंदर भी बाहर भी, कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। और यही स्कैनिंग, यही लगातार की चेकिंग उन विचारों के लूप को मजबूत करती जाती है। दिमाग का एक हिस्सा एमिगडाला खतरे का अलार्म बजा रहा है, और दूसरा हिस्सा जो सोचने वाला है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा है। पर होता क्या है कि इस कोशिश में वो उसी चिंता को और हवा दे देता है जिसे वो कम करना चाह रहा था। लेकिन इसमें एक अजीब सी बात लगती है। जब हम घंटों किसी चीज के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं, तो एक एहसास होता है ना कि हम कुछ बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। लगता है कि हम प्रॉब्लम की जड़ तक जा रहे हैं, उसे सुलझाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। मेहनत तो लगती है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल लगती है। और यही यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। इसे कहते हैं उत्पादकता का भ्रम या कॉग्निटिव लेबर इल्यूजन। हम दिमाग में चल रही इस भारी भरकम एक्टिविटी को ही प्रोग्रेस समझ बैठते हैं। देखिए, मेटाकॉग्निटिव थेरेपी जैसे फील्ड्स में जो रिसर्च हुई है, वो यही दिखाती है कि जो लोग ओवरथिंकिंग करते हैं ना, वो अक्सर चिंता को लेकर कुछ गलत लेकिन सकारात्मक सी धारणाएं पाल लेते हैं। अच्छा, जैसे उन्हें लगता है कि चिंता करने से मैं समस्याओं के लिए तैयार रहता हूँ, या अगर मैं हर पहलू पर ठीक से सोचूंगा तो कुछ बुरा होने से रोक पाऊंगा, या फिर ये सोचना कि इतना सोचना ये दिखाता है कि मुझे सच में परवाह है। लेकिन रिसर्च, जैसे सुजैन नोलन हुक्सेमा का काम है,
वो साफ दिखाता है कि रूमिनेशन मतलब एक ही बात पर बार बार सोचते रहना वो असल में नेगेटिव सोच को और गहरा करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमारी काबिलियत को बेहतर नहीं बनाता बल्कि उसे कमजोर कर देता है। ओह, हाँ, तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। हम सोचते हैं कि सोचकर प्रॉब्लम हल कर लेंगे, पर असल में वो सोचना ही हमें इमोशनली फंसाए रखता है और परेशानी बढ़ाता है। अच्छा, ये जो उत्पादकता का भ्रम है, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? जैसे वो ईमेल वाला उदाहरण था शुरू में, उसे इस नजर से देखें तो क्या समझ आता है? हाँ, जरूर। उसी उदाहरण को लेते हैं। कोई है जिसने एक जरूरी ईमेल भेजा और अब घंटों से उसे अपने सेंट आइटम्स में खोलकर बार बार पढ़ रहा है। ऊपर से देखने में लगेगा कि वो डबल चेकिंग कर रहा है ना, क्वालिटी देख रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन सच्चाई क्या है? ईमेल तो जा चुका है, अब उसमें कोई बदलाव तो होना नहीं है। ये जो बार बार पढ़ना है, ये असल में उस अंदर के डर को शांत करने की कोशिश है। शायद ये डर कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, कहीं लोग मुझे नाकाबिल तो नहीं समझेंगे। और ये थोड़ी देर के लिए चिंता को कम करता है, और क्योंकि उसे थोड़ी राहत मिलती है ना, तो ये आदत और पक्की हो जाती है। इसमें असली प्रोडक्टिविटी तो जीरो है। सही बात है। ये बस चिंता से बचने का एक तरीका बन गया है। और वो रिश्तों वाले विश्लेषण का भी आपने जिक्र किया था, उसमें ये भ्रम कैसे काम करता है? हाँ, मान लीजिए कोई अपने पार्टनर के हर मैसेज, हर शब्द, हर हाव भाव का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। वो जैसे समस्या के सिग्नल ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि वो रिश्ते को लेकर बहुत गंभीर है या चीजों पर पूरा ध्यान दे रहा है। हाँ, केयर दिखा रहा है शायद। हाँ, उसे ऐसा लग सकता है। लेकिन जैसा वो नोलन हॉक्सेमा की रिसर्च बताती है, ये जरूरत से ज्यादा विश्लेषण असल में बातचीत और आपसी समझ को मुश्किल बना देता है। कई बार तो ये उन जगहों पर भी शक और समस्याएं पैदा कर देता है जहां पहले कोई थी ही नहीं। अरे बाप रे। हाँ, हर विश्लेषण से एक नया सवाल खड़ा होता है और दिमाग फिर उसी चक्कर में पड़ जाता है। ये असल में ना अनिश्चितता को बर्दाश्त न कर पाने से भी जुड़ा है। इंटॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी जिसे कहते हैं। अच्छा। क्योंकि भविष्य या दूसरे का मन वो तो अनिश्चित है ना, तो हम उस अनिश्चितता को खत्म करने के लिए ये सोचने का एक मानसिक रिचुअल जैसा करने लगते हैं। तो ये तो वाकई एक जाल जैसा हुआ। आप सोचते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन असल में आप या तो उसी गोल चक्कर में घूम रहे हैं या शायद उस मानसिक दलदल में और गहरे धंसते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी हद तक वैसा ही है जैसे मार्टिन सेलिगमैन ने बताया था ना, सीखी हुई लाचारी, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हाँ, सुना है। जब हम अपनी चिंता को या अपनी प्रॉब्लम्स को सोच कर हल करने की कोशिश करते हैं और बार बार फेल होते हैं, तो हम समाधान तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन बजाय ये सोचने के कि शायद ये तरीका ही गलत है, हमारा दिमाग ये नतीजा निकाल लेता है कि शायद मैंने अभी काफी नहीं सोचा, मुझे और ज्यादा और गहराई से सोचने की जरूरत है। ओह, और नतीजा ओवरथिंकिंग और तेज हो जाती है। ये दिलचस्प है। मतलब हम स्ट्रैटेजी पर सवाल नहीं उठाते, बस मेहनत बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। हाँ, और ये सोचना भी अक्सर बहुत एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त सा होता है और खुद का मूल्यांकन करने वाला। जैसे हम ये नहीं सोचते कि इस ईमेल वाली चिंता को कम करने के लिए मैं अभी क्या एक छोटा ठोस कदम उठा सकता हूँ, बल्कि हम ये सोचने लगते हैं मैं हमेशा ऐसा क्यों करता हूँ या मुझ में क्या गड़बड़ है। रिसर्च करने वाले बताते हैं कि इस तरह की जो अमूर्त खुद पर फोकस सोच है ना, वो असल में इमोशनल परेशानी को बनाए रखती है, क्योंकि वो किसी ठोस समाधान या एक्शन की तरफ नहीं ले जाती, वो बस एक मानसिक धुंध सी बना देती है। ये सब सुनकर थोड़ा निराशाजनक सा लग सकता है। अगर ये जाल इतना गहरा है और हमारी अपनी सोच ही हमें इसमें फंसाए रखती है, तो फिर इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? मतलब क्या किया जा सकता है? रास्ता बिल्कुल है। और सबसे जरूरी बात ये समझने की है कि हमारा लक्ष्य इन विचारों को जबरदस्ती रोकना या दबाना नहीं है, क्योंकि जैसा कि रिसर्च दिखाती है, इसे आयरनिक प्रोसेस थ्योरी कहते हैं कि जिस विचार को हम दबाने की कोशिश करते हैं वो अक्सर और ज्यादा ताकत से लौट कर आता है। अच्छा। हाँ, तो लक्ष्य इन विचारों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलना है, उन्हें कम पावरफुल बनाना है, उन्हें सिर्फ महज एक विचार के रूप में देखना है। विचारों से रिश्ता बदलना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये कैसे मुमकिन है? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वैज्ञानिक तौर पर असरदार तकनीक है जिसे अफेक्ट लेबलिंग कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो नाम दो और काबू पाओ, नेम इट टू टेम इट। नाम दो और काबू पाओ,
ये सुनने में तो काफी सरल लग रहा है। ये काम कैसे करता है? देखिए, जब आप खुद को विचारों के उस अंतहीन लूप में फंसा हुआ पाएं, वो ईमेल वाली चिंता हो या रिश्ते का विश्लेषण या अतीत का कोई पछतावा, तो बस एक पल के लिए रुकिए, अपने अंदर ध्यान दीजिए और पहचानिए कि इस वक्त कौन सा विचार या कौन सी भावना सबसे ज्यादा हावी है। और फिर? उसे बस एक सरल सा नाम दे दीजिए मन ही मन में। जैसे आप कह सकती हैं, ओके, ये चिंता वाला विचार है, या ये भविष्य का डर है, या ये खुद की आलोचना चल रही है। बस इतना ही है? सिर्फ उस विचार या भावना को पहचानना है, उसे एक लेबल देना है। हाँ, शुरुआत में बस इतना ही। लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला काम हमारे दिमाग के अंदर काफी कुछ बदल देता है। जो fMRI स्कैनिंग होती है ना, जो दिमाग की एक्टिविटी देखने में मदद करती है, हाँ, उस पर आधारित स्टडीज से पता चला है कि जब हम अपनी भावनाओं को इस तरह लेबल करते हैं तो हमारे दिमाग के जो इमोशनल सेंटर्स हैं, जैसे कि एमिगडाला, वही खतरे वाला अलार्म सेंटर। हाँ वही, तो उसकी एक्टिविटी कम होने लगती है और साथ ही दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क, प्लानिंग और कंट्रोल से जुड़ा है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अरे वाह! तो ये लेबलिंग एक तरह से दिमाग के इमोशनल हिस्से को शांत करके लॉजिकल हिस्से को जैसे ड्राइविंग सीट पर ले आती है। बिल्कुल सही कहा। ये उस विचार या भावना से उसकी ताकत छीन लेता है। जब आप कहती हैं ये चिंता है, तो आप उसे एक अटल सच्चाई मानने के बजाय उसे सिर्फ एक मानसिक घटना, एक गुजरते हुए बादल की तरह देखना शुरू कर देती हैं। ये संज्ञानात्मक पृथक्करण यानी कॉग्निटिव डिफ्यूजन के सिद्धांत से जुड़ा है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन? हाँ, ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT जैसी पद्धतियों का एक अहम हिस्सा है। ये वो तरीके हैं जो हमें सिखाते हैं कि हम अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे थोड़ी दूरी बनाना सीखें। विचार ये है कि मुझे ये विचार आ रहा है कि मैं काबिल नहीं हूँ सोचना, मैं काबिल नहीं हूँ सोचने से बहुत अलग है और कम दर्दनाक भी। बार बार पढ़ने के बजाय मैं रुक कर कह सकता हूँ, ओके, ये नाकाफी महसूस करने का डर है, या रिश्ते के विश्लेषण के समय ये अनिश्चितता को काबू करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इसका प्रैक्टिकल रूप है। उस पल में जब आप उस विचार को लेबल करते हैं, आप उस ऑटो पायलट मोड से बाहर आ जाते हैं। आप उस विचार के साथ उलझने के बजाय उसे देख पाते हैं, और अक्सर सिर्फ ये पहचानना और नाम देना ही उस विचार के लूप की स्पीड को धीमा कर देता है। ये आपको थोड़ी सी मानसिक जगह देता है ताकि आप चुन सकें कि आगे क्या करना है। क्या वाकई उस ईमेल को फिर से पढ़ना जरूरी है, या शायद कुछ और करना ज्यादा फायदेमंद होगा? जी, तो वाकई सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका लग रहा है। मतलब असल बदलाव शायद सोचने की मात्रा कम करने में उतना नहीं है जितना उस सोच को देखने और समझने के तरीके में है। ये पहचानना कि जिसे हम तर्क या विश्लेषण समझ रहे हैं, वो अक्सर डर या चिंता जैसी कोई भावना है जो बस भेस बदल कर आई है। ये जागरूकता, ये अवेयरनेस ही पहला और शायद सबसे जरूरी कदम लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये जागरूकता और लेबलिंग ही पहला बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये हमें उस इमोशनल इंजन को पहचानने में मदद करता है जो विचारों की इस गाड़ी को चला रहा है। यह हमें दिखाता है कि ओवरथिंकिंग अक्सर हमारे लिए काम कर रही होती है। ये हमें असहज भावनाओं से, अनिश्चितता से या इमोशनल उतार चढ़ाव की उस कच्ची फीलिंग से बचाने की कोशिश कर रही होती है, भले ही वो कोशिश नाकाम हो। कि इस अंदरूनी चिंता और बेचैनी को, जिसने इस पूरी प्रक्रिया को शुरू किया था, वास्तव में शांत कैसे किया जाए। इसके लिए भावनात्मक सहनशीलता और लचीलापन, मतलब इमोशनल टॉलरेंस और रेजिलियंस, उसे बढ़ाने की जरूरत होती है। और उसके लिए कुछ खास रणनीतियां हैं। और यहीं पर अगले अध्याय का डी-स्ट्रेस फॉर्मूला तस्वीर में आता है, जो चिंता को गहराई से कम करने के तरीके सुझाता है। कभी ऐसा हुआ है, देर रात बिस्तर में लेटे हुए और दिमाग है कि बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अंदर जैसे कोई फिल्म चल रही हो, पुरानी बातें, कल क्या होगा, वो चिंताएं बार बार। बाहर सब शांत, पर अंदर एक अजीब सा शोर। दिल तेज धड़क रहा है, शायद घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे रही हो तेजी से। एक थकान, पर दिमागी थकान। हम सब ने महसूस किया है कभी ना कभी। आज ना हम इसी अंदरूनी कश्मकश को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये होता कैसे है कि हमारा शरीर और दिमाग दोनों मिलकर हमें इस ओवरथिंकिंग, मतलब जरूरत से ज्यादा सोचने और चिंता के एक जाल में फंसा देते हैं। हम देखेंगे कि शरीर का जो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, उसके पीछे साइंस क्या है, और सबसे जरूरी, क्या इसे शांत करने के, इसे तोड़ने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। हमारी ये बातचीत कुछ खास रिसर्च और स्टॉप ओवरथिंकिंग जैसी किताबों में जो बातें हैं, उन पर आधारित रहेगी।
तो मतलब सीधा सा है, पहले समझेंगे ये चक्रव्यूह है क्या, और फिर इससे निकलने के कुछ ऐसे तरीके जानेंगे जिन्हें हम, आप, कोई भी फौरन इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहला सवाल मेरे मन में तो यही आता है कि आखिर ये शुरू होता है तो रुकता क्यों नहीं? मतलब एक बार चिंता शुरू हुई तो बस चलती ही जाती है। पता होता है कि अब सोचने से कुछ नहीं होगा, फिर भी दिमाग वहीं अटका रहता है। क्यों? कहाँ से आता है ये सब? हाँ, ये बहुत आम सवाल है और इसका कनेक्शन ना सीधे हमारे शरीर के एक ऑटोमेटिक सिस्टम से है, जिसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अच्छा। हाँ, आप इसको यूं समझिए कि हमारे अंदर ना दो तरह के गियर हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब SNS। ये है हमारी गाड़ी का, समझ लीजिए, गैस पेडल। गैस पेडल, ओके। हाँ, जब भी हमें कोई खतरा लगता है, चाहे वो सच का हो या बस दिमाग का वहम, जैसे ऑफिस की डेडलाइन का स्ट्रेस, तो ये सिस्टम चालू हो जाता है। फिर दिल जोर से धड़केगा, सांसें तेज होंगी, मसल्स टाइट हो जाएंगे और बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रीनलाइन, वो स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं। ये हमें तैयार करता है लड़ने या भागने के लिए, फाइट और फ्लाइट जिसे कहते हैं। हाँ, वो महसूस होता है एकदम से जैसे बॉडी अलर्ट मोड पे चली गई हो। पर दिक्कत तब होती है जब ये अलर्ट मोड बंद ही ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर वो ओवरथिंकिंग वाली बात जुड़ जाती है। जब ये SNS, ये गैस पेडल लगातार दबा रहता है ना, तो हमारा दिमाग भी हाई अलर्ट पर रहता है। वो हर वक्त खतरे ढूंढता रहता है, प्रॉब्लम स्कैन करता है, और वहीं से वो विचारों की गाड़ी चल पड़ती है जो रुकती नहीं। अब दूसरा गियर भी है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी PNS। ये है गाड़ी का ब्रेक। अच्छा, ब्रेक, ठीक है। हाँ, ये एक्टिवेट करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को, मतलब आराम करो, पचाओ। ये दिल की धड़कन धीमी करता है, बॉडी को शांत करता है, दिमाग को क्लियर करता है। नॉर्मली तो हमें इसी मोड में ज्यादा रहना चाहिए। तो मतलब ओवरथिंकिंग का मतलब ये हुआ कि हमारा गैस पेडल अटक गया है और ब्रेक लग नहीं रहा। काफी हद तक आप सही समझ रहे हैं। और इसमें एक और खिलाड़ी है, बहुत जरूरी, HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। HPA एक्सिस, ओके। ये समझिए हमारे शरीर का मेन स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है। जब स्ट्रेस होता है तो दिमाग का एक हिस्सा, हाइपोथैलेमस, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजता है। फिर पिट्यूटरी जो है वो एड्रीनल ग्लैंड्स को कहती है कि भाई कॉर्टिसोल छोड़ो। कॉर्टिसोल, हाँ। स्ट्रेस हार्मोन, सुना है इसके बारे में? हाँ, तो कॉर्टिसोल हमें फौरन एनर्जी देता है ताकि हम उस मुश्किल का सामना कर सकें। ये थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, बहुत जरूरी भी है। लेकिन अगर ये लंबे समय तक चलता रहे तो, जैसा कि अक्सर होता है जब हम ओवरथिंक करते हैं, वहीं सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर कॉर्टिसोल का लेवल लगातार ऊंचा बना रहे तो मजे की बात देखिए, जो हार्मोन हमें बचाने के लिए था वहीं हमारे दिमाग के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है जो हमारी मेमोरी, लर्निंग और इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अरे बाप रे। हाँ, तो इससे क्या होता है, हमारी सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है और हम और ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। वाह, मतलब शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है। ये तो एक साइकिल जैसा बन गया फिर। एक दुष्चक्र। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, दुष्चक्र। ये एक क्लासिक स्ट्रेस ओवरथिंकिंग फीडबैक लूप है, ऐसे समझिए। कोई स्ट्रेस वाली बात हुई या सोचा भी उसके बारे में, SNS और HPA एक्सेस चालू हो गए, कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल और हाई अलर्ट दिमाग, इसने ओवरथिंकिंग को और बढ़ाया। रेमिनेशन जिसे कहते हैं, मतलब एक ही नेगेटिव बात को बार बार सोचना। अब ये जो ओवरथिंकिंग है, ये खुद ही एक नया स्ट्रेस बन गई। शरीर को लगा कि अरे फिर खतरा है, और ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, और बस ये चक्र घूमता रहता है। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि ओवरथिंकिंग इस कॉर्टिसोल लेवल को हाई रख सकती है, चाहे वो असली वाला स्ट्रेस का कारण कब का खत्म हो गया हो। ये समझना तो बहुत ही जरूरी है। मतलब फिर सिर्फ ये कह देना कि अरे चिंता मत करो या पॉजिटिव सोचो, उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि अंदर तो शरीर का अपना केमिकल प्रोग्राम चल रहा है। हाँ। तो अगर ये साइकिल इतना फिजिकल लेवल पर है, बॉडी के लेवल पर, तो क्या इससे तोड़ने का रास्ता भी शरीर के जरिए ही ज्यादा असरदार होगा? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और आजकल कई तरीके इसी बात पर जोर दे रहे हैं। देखिए, विचारों को बदलना जरूरी है, बिल्कुल है, लेकिन कई बार जब हम स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग के पीक पर होते हैं ना, तो सीधा विचारों पर काबू पाना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, ये तो है। उस वक्त तो लगता है बस दिमाग फट जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसे में ना, शरीर की हालत को, बॉडी की स्टेट को फौरन बदलकर इस साइकिल को तोड़ना, इंटरप्ट करना ज्यादा आसान और इफेक्टिव हो सकता है। और यही नजरिया उन तरीकों के पीछे है जो स्ट्रेस कम करने के लिए एक तरह की फॉर्मूला या स्टेप बाय स्टेप तरीकों की बात करते हैं। फॉर्मूला सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये सिर्फ अच्छा सोचो वाले तरीकों से अलग कैसे है? ये अलग इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम की जड़ पर, मतलब वो जो फिजिकल रिस्पॉन्स है ना, उस पर पहले काम करता है। इसके कुछ मेन सिद्धांत हैं। फिजियोलॉजिकल इंटरप्शन मतलब शारीरिक रुकावट। जैसे ही लगे कि आप ओवरथिंकिंग के जाल में फंस रहे हैं, फौरन कोई ऐसी फिजिकल चीज करे जो एसएनएस यानी गैस पेडल को धीमा करे और पीएनएस यानी ब्रेक को एक्टिवेट करे, जैसे सांस लेने की खास टेक्निक्स या बॉडी को थोड़ा हिलाना डुलाना। हैबिट आर्किटेक्चर मतलब आदतें बनाना। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी आसानी से की जाने वाली शांत करने वाली आदतें डालना, माइक्रो हैबिट्स, ताकि आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत रहना सीख जाए। कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग मतलब विचारों से थोड़ी दूरी बनाना, उन्हें बदलना नहीं, बस उनसे एक कदम पीछे हटना। जैसे वो बादल हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनमें उलझना नहीं। ये फिजिकल टेक्निक्स के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, तो ये शारीरिक रुकावट, छोटी आदतें और विचारों से दूरी। हाँ, और ये तरीका ना कुछ पुराने और जाने माने तरीकों जैसे MBSR या PMR से थोड़ा इस मायने में अलग है कि इसका जोर अक्सर फौरन राहत और बहुत छोटी क्विक एक्सरसाइज पे ज्यादा होता है। MBSR या PMR भी बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनमें अक्सर लंबे प्रैक्टिस सेशन या कई हफ्तों की ट्रेनिंग लगती है। ये नया नजरिया उन लोगों के लिए भी काम का है जिन्हें लगता है कि यार अभी इसी वक्त कुछ करना है। हाँ, ये फौरन राहत वाली बात सही लगती है, क्योंकि जब दिमाग में तूफान चल रहा हो तब कौन आधे घंटे के मेडिटेशन के लिए बैठेगा, मुश्किल होता है। आपने सांस लेने की टेक्निक्स का जिक्र किया, क्या ये वाकई इतनी पावरफुल है? मतलब सिर्फ सांस लेने से इतना फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। सांस जो है ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट कंट्रोल करने का सबसे तेज और सबसे आसान तरीका है जो हमारे पास है। हम अपनी मर्जी से अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हैं ना। हाँ, वो तो है। तो जब हम जानबूझकर अपनी सांस को बदलते हैं तो हम अपने ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के ब्रेक यानी PNS को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये समझ लीजिए हमारे शरीर का एक तरह का मैनुअल ओवरराइड बटन है। वाह, मैनुअल ओवरराइड, ये अच्छा कहा। तो क्या कोई ऐसी खास टेक्निक है, कोई एक चीज जिसे कोई भी कहीं भी मतलब फौरन इस्तेमाल कर सके उस ओवरथिंकिंग साइकिल को तोड़ने के लिए? बिल्कुल है। एक बहुत ही सिंपल और जबरदस्त इफेक्टिव टेक्निक है। उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल साय। हिंदी में कहें तो शारीरिक आह। फिजियोलॉजिकल साय, शारीरिक आह। हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमन। उन्होंने इसे काफी पॉपुलर किया है और रिसर्च में पाया गया है कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को लगभग तुरंत कम करने में कमाल का काम करती है। शारीरिक आह सुनने में तो बड़ा नेचुरल सा लग रहा है। करते कैसे हैं इसे? बहुत ही आसान है, मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं। आप चाहें तो अभी मेरे साथ करके देख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले नाक से एक नॉर्मल से थोड़ी गहरी सांस अंदर लीजिए, फेफड़ों को भरिए। अब जब लगे कि फेफड़े लगभग भर गए हैं तो सांस छोड़नी नहीं है, उसी वक्त नाक से ही एक और छोटी तेज सांस अंदर खींचनी है, एक के ऊपर एक। इसे कहते हैं डबल इनहेल। अच्छा, डबल इनहेल। ठीक है। हाँ। और इसके फौरन बाद मुंह से धीरे धीरे और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ दीजिए, जितना लंबा छोड़ सके उतना अच्छा। बस यही है, इसी को 2 या 3 बार दोहराना काफी होता है। मैंने अभी किया और सच में कुछ शांत सा लगा वो एकदम से। ये कैसे काम करता है? इसके पीछे क्या साइंस है? इतनी जल्दी असर? हाँ, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फिजियोलॉजी है। देखिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या काफी देर बैठे रहते हैं तो हमारे फेफड़ों में लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं, एल्वियोली। उनमें से कुछ ना पिचक सी जाती हैं। अच्छा। तो इससे क्या होता है, बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ठीक से नहीं हो पाता और ये भी स्ट्रेस की फीलिंग को बढ़ा सकता है। वो जो डबल इनहेल है ना, वो इन पिचकी हुई एल्वियोली को जोर लगा के दोबारा खोल देता है। ओह। हाँ, इससे फेफड़ों का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, गैस एक्सचेंज बेहतर होता है
और फिर जब हम वो लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये हमारे डायफ्राम और फेफड़ों में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उनके जरिए हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेक को एक बहुत स्ट्रांग सिग्नल भेजता है कि भाई सब ठीक है, अब शांत हो जाओ। अरे वाह। नतीजा, दिल की धड़कन धीमी होती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और वो शांति वाली फीलिंग वो लगभग तुरंत महसूस होती है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ 2-3 बार एक खास तरीके से सांस ली और नर्वस सिस्टम को जैसे रीसेट कर दिया। तो इसे कब यूज करना सबसे अच्छा है? कभी भी, जब भी लगे कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, चिंता हावी हो रही है या आप बस विचारों में गोल गोल घूम रहे हैं। किसी ज़रूरी मीटिंग से ठीक पहले कर लीजिए, या रात को नींद नहीं आ रही और दिमाग भाग रहा है, तब कर लीजिए। ये एक तरह का आपका पर्सनल ऑन डिमांड स्ट्रेस रिलीफ टूल है। ये तो हो गई फौरन राहत की बात, एक तरह की फर्स्ट एड। लेकिन क्या हम लंबे समय के लिए खुद को इस ओवरथिंकिंग के चक्कर के लिए थोड़ा मजबूत बना सकते हैं, ज्यादा रिजिलियंट, कि हम इसमें इतनी आसानी से फंसे ही नहीं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और यहीं पर वो दूसरी बात काम आती है, हैबिट आर्किटेक्चर, मतलब माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी शांत करने वाली प्रैक्टिसेस को रोज की आदत बनाना। माइक्रो हैबिट्स, छोटी आदतें? हाँ, इनका मकसद सिर्फ फौरन आराम पाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना है ताकि वो नेचुरली ही ज्यादा शांत, ज्यादा बैलेंस स्टेट में रहना सीख जाए। तो ये कुछ वैसा है जैसे जिम जाके धीरे धीरे मसल बनाते हैं। बिल्कुल, ये दिमाग और नर्वस सिस्टम की एक्सरसाइज हुई। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और ये एक बहुत ही कमाल के सिद्धांत पर काम करता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ सुना है कि दिमाग बदल सकता है। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, अपने आप को अनुभवों के आधार पर रिवायर कर सकता है। तो जब हम रोज, भले ही सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, इन शांत करने वाली टेक्निक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग में स्ट्रेस वाले पुराने रास्तों को कमजोर कर रहे होते हैं और शांति और बैलेंस वाले नए रास्ते बना रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, और समय के साथ क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रेस वाली सिचुएशन पर उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और हम ज्यादा आसानी से वापस शांत स्टेट में लौट पाते हैं। ये जानना तो बड़ी उम्मीद देता है कि हम एक्टिवली अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। तो ये माइक्रो हैबिट्स किस तरह की हो सकती हैं, वो शारीरिक के अलावा? कई तरह की हो सकती हैं। कुछ और उदाहरण देती हूँ। कई तरह की हो सकती हैं, कुछ और उदाहरण देती हूँ। एक है बॉक्स ब्रीदिंग, ये नेवी सील्स भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत बैलेंसिंग टेक्निक है। बॉक्स ब्रीदिंग वो कैसे होती है? इसमें आप 4 सेकंड तक सांस अंदर लेते हैं, फिर 4 सेकंड रोकते हैं, फिर 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ते हैं और फिर 4 सेकंड बाहर ही रोके रखते हैं, एक बॉक्स की तरह। इसी साइकिल को कुछ मिनट दोहराना, ये नर्वस सिस्टम को फौरन स्टेबल करता है। 4 अंदर, 4 रोकना, 4 बाहर, 4 रोकना। ठीक है। हाँ, एक और है 5-4-3-2-1 सेंसरी ग्राउंडिंग। ये तब बहुत काम आती जब दिमाग विचारों में बहुत ज्यादा उलझाओ, आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। सेंसरी ग्राउंडिंग, ये क्या है? इसमें आप जहां भी हैं बस रुककर ध्यान देते हैं। 5 चीजें जो आप देख सकते हैं, 4 चीजें जिन्हें आप छू सकते हैं जैसे कपड़े का टेक्सचर, टेबल की सतह, 3 आवाजें जो आप सुन सकते हैं, 2 गंध जो आप सूंघ सकते हैं या याद कर सकते हैं, और 1 चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हैं या अपनी जीभ का ही एहसास। ये आपके सारे सेंसेस को एक्टिवेट करके आपको अभी और यहीं ले आता है। वाह, ये तो कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और एक और सिंपल चीज है, माइक्रो मूवमेंट। कई बार बस थोड़ी देर के लिए खड़े होकर स्ट्रेच करना, कंधे घुमाना या कुछ कदम चल लेना, ये भी बॉडी में जमा स्ट्रेस को रिलीज करता है और दिमाग को फ्रेश करता है, खासकर अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं। हाँ, ये सारे तरीके तो काफी प्रैक्टिकल लग रहे हैं। मतलब बिजी रूटीन में भी शायद कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यही है, रेगुलरिटी, रोज करना। प्रैक्टिस कितनी लंबी है वो उतना जरूरी नहीं है जितना रोज करना है। दिन में कई बार बस 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी इनमें से कोई एक प्रैक्टिस करना, वो कभी कभी लंबे सेशंस करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये छोटी छोटी बूंदें हैं जो धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम का घड़ा भरती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई, ये जो ओवरथिंकिंग है ये सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं है, ये हमारे शरीर की गहराइयों तक जुड़ी हुई है। हमारी धड़कन, हमारी सांस, हमारे हार्मोन्स सब इसमें शामिल हैं। और ये जानना कितना पावरफुल लगता है कि हम
सिर्फ विचारों से जूझने के बजाय अपने शरीर की हालत में छोटे छोटे जानबूझकर बदलाव लाकर इस मुश्किल साइकिल को तोड़ सकते हैं असरदार तरीके से। हाँ बिल्कुल। अगर संक्षेप में कहूँ तो शारीरिक आह जैसी टेक्निक्स हमें स्ट्रेस के तेज झोंकों में फौरन राहत दे सकती हैं। वो इमरजेंसी ब्रेक की तरह हैं। हाँ। और वहीं बॉक्स ब्रीदिंग या सेंसरी ग्राउंडिंग जैसी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम रोज अपनाते हैं, वो लंबे समय में हमारे नर्वस सिस्टम को ज़्यादा बैलेंस और स्ट्रांग बनाती हैं ताकि हम स्ट्रेस को बेहतर तरीके से झेल पाएं। ये दोनों ही तरीके, फॉरन एक्शन और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, मानसिक शांति पाने और ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे स्ट्रेस के फिजिकल पहलू पर काम करते हैं। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हम अपनी बॉडी के रिस्पॉन्सेस को, जो ज़्यादातर ऑटो पायलट पर चलते हैं, उन्हें हम जानबूझकर, कॉन्शियसली और लगभग तुरंत बदल सकते हैं। इससे एक सवाल और आता है दिमाग में कि अगर हम अपने शरीर के इन ऑटो पायलट रिस्पॉन्सेस को थोड़ा काबू कर सकते हैं, तो क्या हम उस जानकारी को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं जिसे हम अपने दिमाग में आने देते हैं? क्या हम अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि ओवर थिंकिंग को पनपने का मौका ही कम मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे और सोचना होगा। जरा सोचिए, आपका दिमाग एक कमरा है। अब आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, हर खबर, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर छोटा बड़ा विचार, वो सब उस कमरे में ना अपना एक निशान छोड़ जाता है। अब सोचिए, आज के जमाने में इस कमरे का क्या हाल होगा। हाँ ये तो है। फोन की वो लगातार बजती नोटिफिकेशंस, स्क्रीन पर उंगलियों की वो कभी ना खत्म होने वाली दौड़, एक ऐप से दूसरे पर कूदना, बिल्कुल। और फिर ये तय करना कि क्या देखें, क्या पढ़ें, क्या खरीदें, इतने सारे विकल्प, ये बोझ, ये आज की डिजिटल जिंदगी की सच्चाई है। एक अंतहीन मानसिक शोर। हाँ, और इसका असर हम सब महसूस करते हैं रोज। और कुछ स्टडीज तो कहती हैं कि हम रोज लगभग 34 गीगाबाइट जानकारी का सामना करते हैं। 34 गीगाबाइट, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब करीब 1 लाख शब्दों के बराबर। और फिर वो मार्केटिंग संदेश रोज कोई 5000 के करीब। बाप रे। और आदतें देखिए, लोग औसतन हर 6 मिनट में अपना ईमेल चेक कर रहे हैं। दिन में कोई 1100 बार फोन पर अलग अलग एप्स बदल रहे हैं। 1100 बार? हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये कहानी है हमारी बिखरी हुई एकाग्रता की, हमारे बढ़ते मानसिक बोझ की। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इसी से जुड़ी है। कैसे हम अपने समय को, और उससे भी ज्यादा जरूरी अपने इनपुट को, मतलब जो जानकारी हमारे दिमाग तक पहुंच रही है, उसे कैसे मैनेज करें। इनपुट मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ, और ये विश्लेषण कुछ रिसर्च स्टडीज पर आधारित है जो बताती हैं कि कैसे ये जरूरत से ज्यादा जानकारी हमें हद से ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। ओवरथिंकिंग। हाँ, इसका सीधा कनेक्शन है। तो हमारा मकसद यही समझना है कि भाई ये मानसिक बोझ बनता क्यों है, इसके पीछे का साइंस क्या है, और सबसे जरूरी, इससे निपटने के लिए प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं जो वाकई काम करें। बिल्कुल। क्योंकि कंट्रोल शायद ज्यादा करने में नहीं है, बल्कि सही चीजों को ध्यान में रखकर बाकी को फिल्टर करने में है। सही कहा, ये फिल्टरिंग ही कुंजी है। तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो मानसिक बोझ है और ये जो ओवरथिंकिंग की आदत है, इसके पीछे ना ठोस वैज्ञानिक कारण है। कोई हवाई बात नहीं है ये। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव लोड थ्योरी की, मतलब संज्ञानात्मक भार सिद्धांत। ओके। हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो जानकारी को एक्टिवली प्रोसेस करता है, उसकी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड होती है। पहले सोचा जाता था कि शायद 7 चीजें एक साथ संभाल सकती है, पर जो नई रिसर्च है वो बताती है कि ये कैपेसिटी असल में शायद सिर्फ 3 से 5 जानकारी के टुकड़ों तक ही सीमित है। अरे, यानी हमारे दिमाग की रैम काफी कम है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा ही समझ लीजिए। अब होता क्या है कि जब इस लिमिटेड कैपेसिटी पर जरूरत से ज्यादा जानकारी का बोझ डाला जाता है, खासकर ऐसी जानकारी जो उस वक्त जरूरी नहीं है, जिसे हम अप्रासंगिक भार या एक्सट्रीनियस लोड कहते हैं, तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता, अटकने लगता है। अच्छा। और नतीजा, हम एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, एनालाइज करते रह जाते हैं, और वो ओवर थिंकिंग वाली आदत पड़ जाती है। दिमाग जैसे फंसा जाता है। ये तो बिल्कुल रोजमर्रा की बात लगती है। जैसे कोई मुश्किल काम कर रहे हो और बीच बीच में लगातार फोन बजता रहे, तो काम पर ध्यान लगाना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा सिद्धांत आता है, अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी, यानी ध्यान बहाली सिद्धांत।
अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी, हाँ, हमारा जो डायरेक्टेड अटेंशन है, जैसे बैटरी होती है। कुछ वैसा ही। जैसे मांसपेशियां थक जाती है ना लगातार काम करने से, वैसे ही लगातार ध्यान लगाने से ये क्षमता भी थक जाती है। अब इसे रिचार्ज करने के लिए या तरोताजा करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। क्या चीजें? पहला, दूर होना, मतलब उस चीज से हटना जो ध्यान खींच रही है। दूसरा, सहज आकर्षण, यानी ऐसी चीजों में मन लगाना जो बिना कोशिश के ध्यान खींचे, जैसे मान लीजिए प्रकृति। नेचर। तीसरा, समृद्ध माहौल, एक ऐसा माहौल जो मन को उलझाए रखे लेकिन थकाए नहीं। और चौथा, अनुकूलता, मतलब वो माहौल हमारी पसंद और जरूरत के मुताबिक हो। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया, वो तो इन सब चीजों के बिल्कुल उलट लगती है। लगातार ध्यान खींचने वाली चीजें हैं, सहज आकर्षण की जगह तेज चमक दमक वाली नोटिफिकेशंस हैं। बिल्कुल, यही तो समस्या है। ये डिजिटल दुनिया हमारे इस ध्यान वाले रिसोर्स को लगातार निचोड़ रही है, खत्म कर रही है। ग्लोरिया मार्क की एक रिसर्च है, वो बताती है कि हम औसतन सिर्फ 11 मिनट ही किसी एक काम पर टिक पाते हैं। सिर्फ 11 मिनट? हाँ, और अगर ध्यान भटक जाए तो वापस पूरी तरह फोकस बनाने में करीब 25 मिनट लग जाते हैं। 25 मिनट? बाप रे। और सुनिए, वॉर्ड और उनके साथियों की एक स्टडी तो और भी चौंकाने वाली है। उन्होंने पाया कि सिर्फ स्मार्टफोन का पास रखा होना, भले ही वो बंद क्यों न हो, हमारी सोचने समझने की क्षमता को कम कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब फोन बंद है, जेब में रखा है, तब भी? हाँ, इसे कंटिन्यूअस पार्शियल अटेंशन कहते हैं। मतलब लगातार आधा अधूरा ध्यान देने की स्थिति। हम एक ही समय पर कई चीजों पर आधा अधूरा ध्यान देने की कोशिश में लगे रहते हैं। और शायद इसी वजह से दिन खत्म होते होते हम इतने थके हुए और चिड़चिड़े महसूस करते हैं। हाँ, उसमें डिसीजन फटीग यानी निर्णय थकान का भी बहुत बड़ा हाथ है। निर्णय थकान? हाँ, सोचिए, दिन भर हम कितने छोटे छोटे निर्णय लेते हैं। ये ईमेल अभी देखूं या बाद में, इस नोटिफिकेशन पर क्लिक करूं या नहीं, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करूं। हाँ, लेते तो हैं। ये छोटे छोटे निर्णय भी हमारी मानसिक ऊर्जा चूस लेते हैं। तो होता यह है कि जब असल में कोई जरूरी बड़ा निर्णय लेने की बारी आती है तो हमारे पास न तो उतनी मानसिक ऊर्जा बचती है, न ही वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता। बाप रे, ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारा दिमाग लगातार एक अनदेखी लड़ाई लड़ रहा है, सूचनाओं की बाढ़ के खिलाफ, भटकते ध्यान के खिलाफ और घटती मानसिक ऊर्जा के खिलाफ। एक तरह से, हाँ। तो इस लड़ाई में मदद के लिए कोई रणनीति है, कोई तरीका है? मैंने मेंटल डाइट या मानसिक आहार जैसा कुछ सुना था। क्या वो कुछ मदद कर सकता है इसमें? हाँ, मेंटल डाइट की जो अवधारणा है वो इस कॉन्टेक्स्ट में काफी रेलेवेंट है। ये एक मेटाफर है, एक रूपक। अच्छा। जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए सोचते ना कि क्या खाना पौष्टिक है, क्या नहीं। बिल्कुल, जंक फूड से बचते हैं। हाँ, वैसे ही हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए जानकारी का चुनाव करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक कॉग्निटिव लोड थ्योरी और अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी से जुड़ा हुआ है। कैसे? ये हमें अपनी सूचना की खपत को, मतलब हम जो जानकारी ले रहे हैं, उसे 3 कैटेगरी में बांटने के लिए एनकरेज करती है। 3 कैटेगरीज कौन सी? पहली है पोषण युक्त जानकारी, वो ज्ञान या सूचना जो हमारे लक्ष्यों, हमारी ग्रोथ या हमारी समझ के लिए जरूरी है, फायदेमंद है। ठीक है, मतलब जो काम की चीज है। हाँ, दूसरी है खाली कैलोरी वाली जानकारी, वो कंटेंट जो शायद मनोरंजक हो, थोड़ी देर के लिए ध्यान बटाए, लेकिन असल में उसका कोई लॉन्ग टर्म फायदा ना हो, जैसे बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना। समझ गई, टाइम पास जैसा। बिल्कुल। और तीसरी, विषाक्त इनपुट, वो जानकारी या अनुभव जो तनाव बढ़ाए, चिंता बढ़ाए, गुस्सा दिलाए या नेगेटिविटी फैलाए, जैसे कोई भड़काऊ खबरें या ऑनलाइन बहसें। ओह, ये तो बहुत होता है आजकल। हाँ, तो ये जो वर्गीकरण है, ये हमें अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी के सिद्धांतों को लागू करने में मदद करता है। जैसे दूर होना किससे, विषाक्त और खाली कैलोरी वाली जानकारी से, और अनुकूलता मतलब पोषण युक्त जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना। अच्छा। और साथ ही ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी के अप्रासंगिक भार को कम करने जैसा है। हम जानबूझकर गैर जरूरी जानकारी को फिल्टर कर रहे हैं। ये सुनने में तो काफी सीधा और उपयोगी लग रहा है, पर क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? मतलब क्या ये सबके लिए काम करता है, हर सिचुएशन में? बिल्कुल, सीमाएं तो हैं। पहली बात, ये समझने में आसान है, पर इसे लागू करना हमेशा आसान नहीं होता। हाँ, वो तो है। खासकर उन प्रोफेशंस में जहां लगातार नई जानकारी पर नजर रखना जरूरी होता है। वहां विषाक्त या खाली कैलोरी को पूरी तरह हटाना मुश्किल हो सकता है। सही बात है। दूसरा, ये मेटाफा कभी-कभी ये नहीं बताता कि काम के दौरान जो जरूरी इंटरप्शंस आती हैं या जो जरूरी सोशल इंटरेक्शंस हैं, उनको कैसे हैंडल करें। उन्हें बैलेंस करना भी एक चुनौती है। लेकिन फिर भी
एक अवेयरनेस फ्रेमवर्क के तौर पर, एक जागरूक ढांचे के तौर पर ये बहुत पावरफुल है। तो इस मेंटल डाइट के विचार को, इसकी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए भी हम असल में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस भाग दौड़ में कैसे उतार सकते हैं? क्या कुछ ठोस तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। सौभाग्य से रिसर्च हमें कुछ ठोस रास्ते दिखाता है। कई साक्ष्य आधारित तकनीकें हैं जो कॉग्निटिव साइंस के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। अच्छा। इन्हें हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, व्यवस्थित इनपुट प्रबंधन। दूसरा, अनुकूलित समय प्रबंधन। और तीसरा, डिजिटल पर्यावरण अनुकूलन। ओके, एक एक करके समझते हैं। पहला, व्यवस्थित इनपुट प्रबंधन। हाँ, ये बिल्कुल आपकी मेंटल डाइट को कंट्रोल करने जैसा है। इसमें पहला कदम है सूचना ऑडिट। सूचना ऑडिट, ये क्या होता है? इसका मतलब है आप अपनी जानकारी के जितने भी स्रोत हैं, न्यूज़ ऐप, सोशल मीडिया, ईमेल सब्सक्रिप्शंस, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर हर स्रोत को ईमानदारी से देखिए और उसे कैटेगराइज कीजिए। क्या ये मेरे काम या जीवन के लक्ष्यों के लिए आवश्यक है, मतलब पोषण युक्त? ओके। या क्या ये सिर्फ लाभकारी है, मतलब कभी-कभी उपयोगी या मनोरंजक, यानी खाली कैलोरी? या फिर ये सिर्फ हानिकारक है, तनाव बढ़ाने वाला, ध्यान भटकाने वाला, यानी विषाक्त? ये वर्गीकरण करना ही अपने आप में एक बड़ा काम लग रहा है, खासकर लाभकारी और आवश्यक के बीच फर्क करना। काम के दबाव में तो सब कुछ जरूरी लगने लगता है। ये सच है। यहीं पर सेल्फ अवेयरनेस और ईमानदारी से मूल्यांकन बहुत जरूरी है। खुद से पूछिए, क्या इस जानकारी के बिना मेरा काम सच में रुक जाएगा? क्या ये वाकई मेरे लक्ष्य में मदद कर रही है? जो हानिकारक स्रोत हैं उन्हें तो तुरंत हटा दीजिए, अनफॉलो कर दीजिए। जो लाभकारी हैं उनका उपयोग सीमित कीजिए, शायद दिन में एक बार देख लिया या हफ्ते में कुछ बार। ठीक है। और दूसरा तरीका? दूसरा तरीका है सामयिक सीमाएं तय करना, मतलब जानकारी लेने के लिए दिन में फिक्स्ड टाइम स्लॉट रखना। अच्छा, जैसे सुबह का पहला घंटा, जब आपकी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, उसे सिर्फ अपने सबसे जरूरी गहरे काम के लिए रिजर्व रखें। उस वक्त ईमेल या सोशल मीडिया चेक ना करें। ये करना मुश्किल है, पर हाँ, जरूरी लगता है। खबरें या सोशल मीडिया देखने का समय आप शाम को रख सकते हैं या दोपहर के खाने के बाद, जब एनर्जी थोड़ी कम होती है। मतलब कब और कितना इनपुट लेना है, इस पर कंट्रोल रखना। समझ गई। तो ये हुआ इनपुट मैनेजमेंट। अब वो दूसरा पॉइंट, समय प्रबंधन, खासकर वो टाइम ब्लॉकिंग जिसका जिक्र हुआ था। हाँ, अनुकूलित टाइम ब्लॉकिंग, ये एक बहुत ही इफेक्टिव तकनीक है। ये सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने से अलग है। कैसे? इसमें आप अपने दिन को पहले से तय कामों के लिए खास टाइम ब्लॉक्स में बांट देते हैं। ओके। अब इसकी अवधि पर ध्यान देना जरूरी है। रिसर्च बताती है कि हमारी बॉडी की एक नेचुरल रिदम होती है, अल्ट्राडियन रिदम, जो लगभग 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करती है। 90 से 120 मिनट? हाँ, तो इतने लंबे फोकस ब्लॉक तय करना दिमागी काम के लिए बहुत असरदार हो सकता है। अच्छा, और इन ब्लॉक्स की कोई संरचना भी होती है? बिल्कुल, हर ब्लॉक की एक क्लियर संरचना होनी चाहिए। जैसे शुरू में 5-10 मिनट तैयारी और लक्ष्य तय करने के लिए, फिर 80-110 मिनट का मेन फोकस वाला टाइम, और आखिर में 5 मिनट रिव्यू करने और अगले कदमों की योजना बनाने के लिए। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, रिकवरी पीरियड। हर फोकस ब्लॉक के बाद 15-20 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। ब्रेक मतलब फोन चेक करना? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही गलती होती है। ब्रेक का मतलब है दिमाग को वाकई आराम देना। अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी के हिसाब से ऐसी एक्टिविटीज करें जो सहज ध्यान को बढ़ावा दें। जैसे? थोड़ी देर टहल लें, खिड़की से बाहर देखें, खासकर अगर बाहर पेड़ पौधे दिख रहे हों, पानी पिएं या हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। यही वो वक्त है जब आपका ध्यान असर में रिचार्ज होता है। ओके। छोटे कामों के लिए वो पोमोडोरो तकनीक भी है शायद, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। हाँ बिल्कुल, छोटे या मीडियम ड्यूरेशन के कामों के लिए पोमोडोरो भी काफी उपयोगी हो सकती है। और ये टाइम ब्लॉकिंग वगैरह, ये सिर्फ थ्योरी तो नहीं है ना? क्या रिसर्च इसके असर को साबित करती है? हाँ बिल्कुल करती है। टाइम ब्लॉकिंग पर जो स्टडीज हुई हैं, उनमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखे हैं। सच में? हाँ, जिन लोगों ने इसे अपनाया, उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में औसतन 34% का सुधार देखा गया। मुश्किल प्रॉब्लम्स पर फैसला लेने वाला वक्त 28% कम हो गया और ओवरथिंकिंग की घटनाओं में 41% की कमी आई। वाह, 41% कमी ओवरथिंकिंग में, ये तो कमाल के आंकड़े हैं। ये दिखाता है कि स्ट्रक्चर और नियमित ब्रेक कितने पावरफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे ये डिजिटल दुश्मन, हमारे फोन, लैपटॉप, वो तो लगातार ध्यान खींचते रहते हैं। उनका क्या करें? उसके लिए तीसरा हिस्सा आता है डिजिटल पर्यावरण अनुकूलन। इसे हम स्टिमुलस कंट्रोल भी कह सकते हैं। मतलब अपने माहौल से ध्यान भटकाने वाली चीजों को जानबूझकर हटाना
या कंट्रोल करना। अच्छा, कैसे? सबसे पहला और सबसे असरदार कदम है नोटिफिकेशन प्रबंधन। जितनी भी गैर जरूरी ऐप्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। बस। सारी, ज्यादातर। हम्म। एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ नोटिफिकेशन बंद करने से ही कॉग्निटिव परफॉर्मेंस 23% तक सुधर सकती है। अरे वाह। जो नोटिफिकेशंस वाकई जरूरी हैं, जैसे काम से जुड़े मैसेज, उन्हें भी तुरंत देखने की बजाय दिन में कुछ फिक्स टाइम पर बैच में चेक करें। बैच प्रोसेसिंग। ठीक है। दूसरा है ऐप वेबसाइट प्रबंधन। जो वेबसाइट या ऐप आपका ध्यान भटकाती हैं, उन्हें ब्लॉक करने के लिए ब्राउजर एक्सटेंशन या ऐप ब्लॉकर का इस्तेमाल करें। अच्छा। अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप और फोन की होम स्क्रीन को एकदम साफ सुथरा रखें। सिर्फ जरूरी ऐप्स ही सामने रखें। ये भी अच्छी टिप है। और एक और चीज कर सकते हैं, काम और पर्सनल यूज के लिए अलग अलग डिजिटल स्पेस बनाएं। जैसे काम के लिए अलग कंप्यूटर यूजर प्रोफाइल या अलग वेब ब्राउजर इस्तेमाल करना। ये सारी तकनीकें, इनका असल जिंदगी में कैसा असर दिखता है? क्या कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, कई केस स्टडीज दिखाती हैं कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है। बताइए ना। एक टेक एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने नियम बनाया कि सुबह उठने के बाद पहले घंटे कोई डिजिटल डिवाइस यूज नहीं करेंगे, दिन में सिर्फ 3 बार ईमेल चेक करेंगे और जब फोकस वाला काम कर रहे होंगे तो सारी नोटिफिकेशंस बंद रखेंगे। अच्छा, फिर? 8 हफ्तों में उनके फैसले लेने की स्पीड 45% बढ़ गई और उन्होंने खुद बताया कि उनका स्ट्रेस लेवल 52% कम हो गया। कमाल है। एक और उदाहरण है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का। उन्होंने टाइम ब्लॉकिंग अपनाया, काम के घंटों में सोशल मीडिया पूरी तरह बंद कर दिया और खबरें देखने का टाइम दिन में सिर्फ 15 मिनट तक लिमिट कर दिया। नतीजा, उनकी एनालिटिकल एक्यूरेसी मतलब विश्लेषण की सटीकता 31% बढ़ गई और किसी एक एनालिसिस को पूरा करने में लगने वाला टाइम 38% कम हो गया। ये दिखाता है कि इनपुट और समय दोनों का मैनेजमेंट कितना जरूरी है। बिल्कुल। क्या कोई और तकनीकें भी हैं जो इसमें मदद कर सकती हैं? थोड़ी और छोटी-छोटी आदतें? हाँ, कुछ और भी बहुत उपयोगी तरीके हैं जिन्हें रोजमर्रा में शामिल किया जा सकता है। जैसे? एक है 2 मिनट रूल। डेविड एलन का नियम है ये। कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट से कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लो, टालो मत। अच्छा, ये तो आसान लगता है। फिर है इनबॉक्स जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इनबॉक्स में 0 ईमेल हो, बल्कि ये एक माइंडसेट है कि ईमेल इनबॉक्स को जमाखोरी की जगह ना बनाएं। हर ईमेल पर तुरंत कोई एक्शन ले, जवाब दें, डिलीट करें, आर्काइव करें या टास्क लिस्ट में डालें। ये भी काम का है। कभी कभी सूचना उपवास भी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन फास्टिंग। मतलब कभी कभी जैसे हफ्ते में 1 दिन या कुछ घंटों के लिए जानबूझकर हर तरह की गैर जरूरी जानकारी से, खबरें, सोशल मीडिया वगैरह पूरी तरह दूर रहना, दिमाग को डिटॉक्स करना। इंटरेस्टिंग। ध्यान या माइंडफुलनेस का अभ्यास तो है ही। नियमित रूप से मेडिटेशन करने से फोकस करने की क्षमता और अपने विचारों के प्रति जागरूक रहने की क्षमता बढ़ती है। हाँ, ये तो सुना है। प्रकृति में समय बिताना, जैसा हमने अटेंशन रेस्टोरेशन थ्योरी में बात की थी, नेचर में टाइम स्पेंड करने से ध्यान नेचुरली रिस्टोर होता है। बिल्कुल। एक शाम का प्रोटोकॉल बना सकते हैं। सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर दिन भर के अधूरे विचार या अगले दिन के काम लिख लेना। इसे ब्रेन डंप भी कहते हैं, ताकि सोते समय दिमाग शांत रहे। ब्रेन डंप, सही नाम है। और आखिर में एक साप्ताहिक रीसेट। हफ्ते के आखिर में थोड़ा टाइम निकालकर पूरे हफ्ते का जायजा लेना, अपनी प्रोग्रेस देखना और अगले हफ्ते की प्लानिंग करना। अरे वाह, ये तो रणनीतियों का पूरा खजाना मिल गया। और जैसा कि आपने बताया, ये सिर्फ अच्छी सलाहें नहीं है, इनके पीछे साइंस है, सबूत है। जी हाँ। यहाँ तक कि कंपनियों ने भी इनके फायदे देखे, आपने कहा। हाँ, जब कंपनियों ने इन सिद्धांतों को बड़े पैमाने पर लागू किया, जैसे मीटिंग फ्री सुबह रखना या कर्मचारियों को फोकस करने के लिए डीप वर्क के घंटे देना या ईमेल के तौर तरीकों में सुधार करना, तो बहुत अच्छे नतीजे मिले। कैसे नतीजे? प्रोजेक्ट पूरा होने की स्पीड में औसतन 52% की बढ़ोतरी देखी गई। कर्मचारियों ने जो डिसीजन फटीग महसूस की, उसमें 41% की कमी आई और कुल मिलाकर उनकी मेंटल वेलबींग में सुधार हुआ। ये तो जबरदस्त है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी कितना जरूरी है इनपुट और समय का मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर सामने आई है, वो शायद यही है कि मानसिक स्पष्टता पाने के लिए और वो जो ओवर थिंकिंग की आदत है, उससे बचने के लिए सिर्फ अपने समय का प्रबंधन काफी नहीं है। हमें अपने दिमाग में जाने वाली जानकारी यानी अपने इनपुट का प्रबंधन भी उतनी ही गंभीरता से करना होगा। सही कहा।
कंट्रोल सिर्फ ज्यादा काम करने या मल्टीटास्किंग से नहीं आता, बल्कि सोच समझकर ये चुनने से आता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे नजरअंदाज करना है। ये फिल्टरिंग ही असली शक्ति है। बिल्कुल सही कहा आपने। फोकस और शांति ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। जब हम जानबूझकर चुनते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, जब हम गैर जरूरी शोर को कम करते हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया का शोर हो या हमारे अपने अंदर के विचारों का, तो स्वाभाविक रूप से एक स्पष्टता आती है, एक शांति का अनुभव होता है। हाँ, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, अपनी मेंटल एनर्जी को बचाने का और उसे वहीं लगाने का जहां वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये एक तरह से अपने दिमागी कमरे को साफ और व्यवस्थित रखने जैसा है। रोज हमने आज ये समझा कि अपने इनपुट को मैनेज करके, अपने दिमागी कमरे को व्यवस्थित करके हम कैसे लंबे समय में मानसिक शोर को शांत कर सकते हैं और अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन पलों का क्या जब हम अचानक अभिभूत महसूस करते हैं, जब स्ट्रेस एकदम से हावी हो जाता है और हमें उसी वक्त तुरंत शांति की जरूरत होती है। हाँ, वो इंस्टेंट रिलीफ वाले मोमेंट्स। तो अब आगे क्या? ये सवाल हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि उन तीव्र दबाव वाले क्षणों में सचेतन या माइंडफुल तकनीकों के जरिए तत्काल शांति कैसे पाई जाए। ये भी बहुत जरूरी विषय है। इस पर हमारी अगली गहन चर्चा में बात करेंगे। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे बाहर बारिश हो रही हो, धीमी धीमी आवाज, आप खिड़की के पास हो और सांसें एकदम शांत गहरी चल रही हो, और वो जो दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ते रहते हैं ना, वो अचानक जैसे थम से गए हो। हाँ बिल्कुल, जैसे एकदम सन्नाटा छा गया हो अंदर। बिल्कुल, तूफान के बाद वाली शांति। पर अक्सर ये टिकती नहीं है ना, मतलब पर्दे के पीछे वो विचारों की खिचड़ी पकती रहती है। सही बात है, वो अंदर की बातचीत, वो बेचैनी, वो चलती रहती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, कैसे उस अंदरूनी शोर से निकलकर एक सच्ची शांति तक पहुंचा जाए। स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब का चौथा अध्याय है ना, झटपट ज़ेन कैसे पाएं, उसी के तरीकों पर। हाँ बिल्कुल, ये अध्याय कमाल का है क्योंकि ये बताता है कि कैसे हम फौरन, मतलब उसी पल में वो मानसिक शांति पा सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब इसके पीछे कोई साइंस भी है। हाँ बिल्कुल, इसके पीछे ठोस विज्ञान है, मनोविज्ञान है, और मजे की बात ये है कि ये सब सदियों पुरानी जो ध्यान की पद्धतियां हैं ना, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तरीके क्या हैं और असल में ये काम कैसे करते हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी वो ये कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं खो गई है और हमें उसे ढूंढना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वो एहसास है जिसे हमें खुद बनाना पड़ता है, मतलब अपनी अटेंशन से, अपनी जागरूकता से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे कोई मिट्टी से मूर्ति गढ़ता है ना, वैसे ही ध्यान लगाकर फोकस करके शांति घड़ी जाती है। पर ये होता कैसे है? मतलब क्या ये सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से होता है या फिर हमारे शरीर का भी इसमें कोई रोल है? अरे, शरीर का तो बहुत बड़ा रोल है। ये मन और शरीर का जो कनेक्शन है ना, वो अटूट है। अच्छा। हाँ, न्यूरोसाइंस की भाषा में ऐसे कहते हैं, मन शरीर नियामक चक्र, माइंड बॉडी रेगुलेटरी लूप। ओके। जब हम जानबूझकर अपना ध्यान, मान लीजिए अपनी सांस पर लाते हैं या शरीर में क्या महसूस हो रहा है इस पर लाते हैं, तो हम सीधे सीधे अपनी शारीरिक स्थिति को बदल रहे होते हैं। जैसे सांस धीमी की तो दिल की धड़कन भी धीमी हो सकती है, मसल्स का टेंशन कम हो सकता है। अच्छा। और यही तो है इमोशनल रेगुलेशन की चाबी। मतलब जब तनाव वाले विचार घेर लें तो अपना ध्यान वहां से हटाकर किसी शांत स्थिर चीज पर ले आना, जैसे अपनी सांस। तो ये एक तरह से ऐसा हुआ कि जो पुराना ज्ञान था ध्यान वगैरह का, उसको आज के विज्ञान ने जांचा, परखा और हमारे लिए आसान बना दिया। हाँ, काफी हद तक यही हुआ है। इस अध्याय में यही बताया है कि कैसे पूरब की जो ध्यान पद्धतियां थीं, जैसे माइंडफुलनेस है या विजुअलाइजेशन है, उनको पश्चिमी तकनीकों में ढाला गया है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? मतलब क्या जरूरत थी बदलने की? मकसद ये था कि ये पावरफुल तरीके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, बिना किसी धार्मिक या कल्चरल टैग के। अच्छा, मतलब सेक्युलर बना दिया। हाँ, एक तरह से जैसे जो बौद्ध माइंडफुलनेस के सिद्धांत हैं, उनको लेकर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग जैसी एक स्ट्रक्चर्ड तकनीक बना दी। ओके। या जैसे ध्यान में कल्पना का इस्तेमाल होता है, उसको गाइडेड इमेजरी का रूप दे दिया, जिसमें आप अपनी सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करते हैं। और वैसे ही योग निद्रा जैसी जो तकनीकें हैं, जहां शरीर पर ध्यान देते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यानी PMR बना। अच्छा, PMR।
हाँ, सुना है इसके बारे में। तो फोकस अब आध्यात्मिक खोज से ज्यादा हटकर प्रैक्टिकल फायदों पर आ गया। भाई स्ट्रेस कम हो, इमोशंस काबू में रहे। ये समझना बड़ा मजेदार है कि जब हम ये सब करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है, मतलब कौन से स्विच ऑन ऑफ होते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारे दिमाग में ना एक तरह का इमोशनल रेगुलेशन डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड। हाँ, और उसका जो कंट्रोल टावर है वो है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। राइट। ये सोचने, समझने, फैसले लेने का काम करता है। तो जब हम ये ध्यान फोकस करने वाली तकनीकें इस्तेमाल करते हैं तो ये कंट्रोल टावर, ये पीएफसी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा। इससे क्या होता है कि हम एकदम से रिएक्ट करने के बजाय, मतलब आवेग में बहने के बजाय, सोच समझ कर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। और वो जो दिमाग का खतरे की घंटी बजाने वाला हिस्सा है, एमिगडाला, उसका क्या होता है? बिल्कुल सही पॉइंट। एमिगडाला हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। हाँ। ये तकनीकें उस अलार्म सिस्टम की आवाज को धीमा करने में मदद करती हैं। इसे कहते हैं एमिगडाला डाउन रेगुलेशन। मतलब वो बेवजह चिल्लाता नहीं फिर? हाँ, बिल्कुल। नियमित अभ्यास से वो ज्यादा शांत रहता है। मतलब हम छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट नहीं करते। और एक और हिस्सा है इंसुला। ये हमारे शरीर के अंदर के सिग्नल पकड़ता है, जैसे दिल कैसे धड़क रहा है, सांस कैसी चल रही है। ओके। और उन सिग्नल्स को हमारी चेतना तक लाता है। ये हमें प्रेजेंट मोमेंट से जोड़ता है, वो विचारों के भंवर से बाहर निकालकर। तो ये तीनों मिलकर काम करते हैं, पीएफसी कंट्रोल टावर, अमिगडाला अलार्म और इंसुला बॉडी सेंसर। बिल्कुल, ये तीनों मिलकर हमें शांत रखने में मदद करते हैं। तो इसका मतलब ये तकनीकें हमारे नर्वस सिस्टम का जो रेस्ट मोड होता है उसे चालू कर देती हैं? एकदम सही कहा। ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जिसे आराम और पाचन या रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी कहते हैं। अच्छा, वो लड़ो या भागो वाले मोड का उल्टा? हाँ, बिल्कुल उसका उल्टा। ये हमारे शरीर की नेचुरल शांत अवस्था है और इसे एक्टिवेट करने का एक बड़ा जरिया है हमारी सांस। सांस? कैसे? धीमी गहरी सांसें, और खासकर जब हम लंबी सांस छोड़ते हैं हाँ, तो वो वेगस नर्व नाम की एक नस को सिग्नल भेजती है और वो पूरे सिस्टम को शांत होने का मैसेज देती है। इससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एचआरवी भी बेहतर होती है। एचआरवी वो क्या होता है? वो एक तरह से दिखाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम कितना लचीला है, कितना तनाव झेल सकता है। एचआरवी अच्छा होना मतलब तनाव कम है। अच्छा, एक और टर्म का जिक्र था, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, डीएमएन। उसको शांत करने की बात थी। ये क्या चीज है? हाँ, डीएमएन। सोचिए, जब आप कुछ खास नहीं कर रहे होते, खाली बैठे होते हैं, तो मन कहाँ जाता है? या तो पुरानी बातें सोचता है, या आगे की चिंता करता है, या अपने बारे में ही कुछ सोचता रहता है। बिल्कुल, यही काम है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का। इसे आप दिमाग का स्क्रीन सेवर मोड समझ लीजिए। स्क्रीन सेवर मोड? हाँ, जैसे कंप्यूटर पे स्क्रीन सेवर चलता है ना जब आप काम नहीं कर रहे होते, वैसे ही जब दिमाग खाली होता है तो ये डीएमएन एक्टिव हो जाता है और अक्सर वही पुरानी चिंताएं, अधूरी बातें स्क्रीन पर घूमने लगती हैं। ओहो, इसीलिए मन भटकता रहता है। हाँ, तो ये जो ध्यान वाली तकनीकें हैं, ये इस स्क्रीन सेवर मोड को बंद करने में मदद करती हैं, ताकि मन बेवजह भटके नहीं, पुरानी बातों में न उलझा रहे, जिसे रूमिनेशन कहते हैं। कमाल है। ये साइंस समझना ना वाकई यकीन दिलाता है कि ये तरीके सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। बिल्कुल। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं, वो झटपट वाले तरीके जो अध्याय में बताए गए हैं। सांस लेने की तकनीकों से शुरू करें। वो 4-7-8 वाली, वो कैसी है? हाँ, 4-7-8 ब्रीदिंग, ये काफी पॉपुलर है और बहुत असरदार भी और आसान भी है। कैसे करते हैं इसे? बहुत सिंपल है। आप आराम से बैठें, फिर 4 गिनने तक नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लें। ओके, 4 तक अंदर। फिर 7 गिनने तक सांस को अंदर रोक के रखें 7 तक रोकना है। और फिर 8 गिनने तक मुंह से पूरी तरह सांस बाहर छोड़ें, आवाज के साथ, जैसे फूंक मार रहे हो। अच्छा, 8 तक बाहर। हाँ, और इसे बस 3 या 4 बार दोहराना है। आप तुरंत महसूस करेंगे कि कुछ शांत हुआ है। इसका राज क्या है? ये काउंटिंग से ज्यादा राज है लंबी सांस छोड़ने में। वो जो 8 सेकंड तक सांस छोड़ते हैं ना, हाँ। वो सीधे वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है और बॉडी को शांत होने का सिग्नल भेजता है। इंटरेस्टिंग। और एक और थी, बॉक्स ब्रीदिंग, जैसे नेवी सील्स भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बॉक्स ब्रीदिंग, इसे टैक्टिकल ब्रीदिंग भी कहते हैं। ये भी बहुत पावरफुल है। ये कैसे अलग है? इसका पैटर्न एक बॉक्स जैसा है, इसीलिए नाम बॉक्स ब्रीदिंग है। इसमें सांस लेना, रोकना, छोड़ना और फिर रोकना, ये चारों बराबर टाइम के लिए होते हैं। मतलब? आमतौर पर 4-4-4-4 सेकंड।
4 सेकंड सांस अंदर ली, ओके 4 सेकंड रोकी, 4 सेकंड में सांस बाहर छोड़ी ठीक है। और फिर बाहर छोड़ने के बाद 4 सेकंड फिर रोकी। अच्छा, ये साइकिल। हाँ, इसी साइकिल को दोहराना है। ये जो लय बनती है ना, इससे दिमाग को एक कंट्रोल का एहसास होता है और घबराहट कम होती है। इसे बस 2-3 मिनट करने से भी मूड अच्छा होता है, चिंता कम होती है, खासतौर पर जब आपको तुरंत फोकस और शांति चाहिए। ये तो सांस की बात हुई। क्या कोई ऐसा तरीका भी है जो हमें फौरन अपने आसपास की दुनिया से जोड़ दे, जब दिमाग ख्यालों में बहुत उलझाओ? हाँ बिल्कुल, उसके लिए सेंसरी ग्राउंडिंग की तकनीकें बहुत अच्छी हैं, खासतौर पे वो 5-4-3-2-1 वाली। 5 4 3 2 1। ये क्या है? ये आपको फौरन आपके सेंसेस के जरिए प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। जब दिमाग घूम रहा हो तो बस अपने आसपास ध्यान देना है। पहले 5 ऐसी चीजें ढूंढिए जिन्हें आप देख सकते हैं, कुछ भी, दीवार का रंग, टेबल पर रखा पेन, बाहर पेड़। ओके, 5 चीजें देखनी है। फिर 4 ऐसी चीजें जिन पर आप ध्यान दे सकें, जिन्हें आप छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे आपके कपड़े का टेक्सचर, कुर्सी की सतह, हवा का तापमान। ठीक है, 4 चीजें महसूस करनी है। फिर 3 ऐसी आवाजें जिन पर आप ध्यान दे सकें, पंखे की आवाज, बाहर ट्रैफिक का शोर, अपनी सांस की आवाज। 3 आवाजें। फिर 2 ऐसी चीजें जिन्हें आप सूंघ सकते हैं, शायद हवा में कोई महक हो या पास में रखी किसी चीज की खुशबू। 2 चीजें सूंघनी है। और आखिर में एक चीज जिसे आप चख सकें, या अगर कुछ चखने को नहीं है तो बस अपने मुंह के अंदर के टेस्ट पर ध्यान दें या अपनी जीभ को महसूस करें। वाह, 5 4 3 2 1, ये तो बहुत आसान लग रहा है। हाँ, और ये मुश्किल से 1-1.5 मिनट लेती है, पर ये करती क्या है कि ये आपके दिमाग का जो अटेंशन नेटवर्क है, PFC, उसे एक्टिवेट करती है और वो जो चिंता वाला DMN नेटवर्क है उसे शांत कर देती है। तो विचारों और भावनाओं का वो जो गोल गोल चक्कर चलता है, ये उसे तोड़ देती है। एग्जैक्टली, वो चिंता वाला फीडबैक लूप टूट जाता है। ये तो सच में बहुत प्रैक्टिकल है। और वो जो मांसपेशियों में तनाव भर जाता है स्ट्रेस में, उसके लिए भी कोई झटपट तरीका है, जैसे आपने PMR का जिक्र किया था? हाँ, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का एक छोटा क्विक वर्जन है जो तुरंत मदद करता है। अच्छा, कैसे? इसका सिंपल फंडा ये है कि शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव जुड़े हुए हैं। अगर आप बॉडी का टेंशन रिलीज करेंगे तो माइंड भी शांत होगा। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि शरीर के जो मुख्य मसल ग्रुप्स हैं, जैसे कंधे, मुट्ठियां, जबड़ा, पेट, उनको बारी बारी से कसें, मतलब 5 से 8 सेकंड के लिए जोर से भींचें। ओके, टाइट करना है। हाँ, और फिर एकदम से ढीला छोड़ दें और उस ढीलेपन को, उस रिलैक्सेशन को 15-20 सेकंड तक महसूस करें। अच्छा, कसना है और फिर ढीला छोड़कर महसूस करना है। बिल्कुल, कंधे उचकाकर टाइट करें, फिर ढीला छोड़ें, मुट्ठियां भींचें, फिर ढीला छोड़ें। ऐसे कुछ मुख्य ग्रुप्स पर फोकस करें। सिर्फ 3 से 5 मिनट में पूरे शरीर का तनाव कम महसूस होने लगता है। ये खासतौर पर तब काम आएगा जब फिजिकली बहुत बेचैनी हो रही हो। हाँ, जब आपको लगे कि स्ट्रेस आपकी बॉडी में जमा हो रहा है। ये तरीके तो बहुत अच्छे हैं, पर होता क्या है ना कि जब असल में तनाव होता है, स्ट्रेस का मोमेंट आता है, हाँ। तब ये सब याद ही नहीं रहता। हाँ, ये होता है। इन्हें अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं कि वो नेचुरल लगने लगे? इसके लिए ना एक बहुत ही आसान और यादगार तरीका है। एक एक्रोनिम है स्टॉप। स्टॉप। हाँ, STOP। S का मतलब है स्टॉप। मतलब जो भी कर रहे हैं बस एक पल के लिए रुक जाएं, थम जाएं। ओके, रुकना है। T का मतलब है टेक अ ब्रेथ। टेक अ ब्रेथ। एक गहरी सांस लें, या वो जो हमने ब्रीदिंग तकनीक सीखी 4-7-8 या बॉक्स ब्रीदिंग, बस 1-2 बार कर लें। ठीक है, सांस लेनी है। O का मतलब है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व, बिना जज किए बस ध्यान दें कि क्या चल रहा है अंदर, क्या विचार आ रहे हैं, क्या भावनाएं महसूस हो रही हैं, शरीर में क्या हो रहा है, बस देखना है। ऑब्जर्व करना है। और P का मतलब है प्रोसीड। अब एकदम से रिएक्ट करने के बजाय थोड़ी जागरूकता के साथ चुनें कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। स्टॉप, टेक अ ब्रेथ, ऑब्जर्व, प्रोसीड। स्टॉप, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये किसी भी तनाव वाली सिचुएशन में एक पॉज बटन की तरह काम करता है, आपको सोचने का, चुनने का मौका देता है। और इसे आदत कैसे बनाया जाए कि ये अपने आप होने लगे? यहीं पर वो दिमाग की न्यूरोप्लास्टी वाली बात काम आती है। हाँ, वो दिमाग बदलने वाली बात। हाँ, हमारा दिमाग ना प्लास्टिक जैसा है, अभ्यास से बदलता है। जितनी बार हम ये शांत होने वाले तरीके अपनाएंगे, दिमाग में वो शांति वाले रास्ते उतने ही पक्के होते जाएंगे। आदत बनाने के लिए एक और चीज मदद करती है, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, मतलब अगर तब वाली प्लानिंग। अगर तब जैसे जैसे आप पहले से तय कर लें, अगर मुझे मीटिंग में गुस्सा आने लगे
तब मैं 3 बार बॉक्स ब्रीदिंग करूंगा। या अगर मुझे ट्रैफिक में फ्रस्ट्रेशन हो तब मैं 5 4 3 2 1 करूंगा। अच्छा, मतलब सिचुएशन को पहले से सोचकर प्लान बना लेना। हाँ, इससे दिमाग उस सिचुएशन के लिए तैयार रहता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। तो क्या ये जो छोटी छोटी प्रैक्टिस हैं, जैसे स्टॉप या 1 मिनट की 4 3 2 1, क्या ये काफी हैं या ज्यादा फायदा लंबे अभ्यास से होता है? देखिए, दोनों का अपना रोल है। ये जो छोटी माइक्रो प्रैक्टिसें हैं, ये उस पल में राहत देने के लिए बेहतरीन है, जैसे दिन में कई बार छोटे छोटे शांत ब्रेक लेना। लेकिन अगर आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेस झेलने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपना बेसलाइन रेजिलियंस बढ़ाना चाहते हैं, हाँ। तो फिर रोजाना 10-20 मिनट का फॉर्मल अभ्यास, जैसे पूरी PMR करना या कोहेरेंट ब्रीदिंग का लंबा सेशन करना, वो ज्यादा गहरा असर डालता है। कोहेरेंट ब्रीदिंग वो क्या है? वो भी एक तरह की रिदमिक ब्रीदिंग है, करीब 5-6 सांस प्रति मिनट की दर से, 5 सेकंड अंदर 5 सेकंड बाहर। माना जाता है कि ये हार्ट, सांस और ब्लड प्रेशर की लय को सिंक करके HRV को मैक्सिमाइज करती है। अच्छा, तो मतलब शॉर्ट टर्म रिलीफ के लिए माइक्रो प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म फायदे के लिए थोड़ा लंबा नियमित अभ्यास। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से अपनी मेंटल हेल्थ के लिए रोज वर्जिश करने जैसा है। ये समझना भी जरूरी है कि ये तरीके कोई जादू की छड़ी नहीं है, इनकी कुछ सीमाएं या सावधानियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल है। कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, हर इंसान अलग है, तो हो सकता है कोई तरीका किसी के लिए ज्यादा काम करे, किसी के लिए कम। आपको ट्राई करके देखना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। सही बात है। दूसरी बात, इनका असर प्रैक्टिस से ही आता है। रेगुलरिटी जरूरी है। 1 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया तो शायद उतना फायदा ना हो। तीसरी और बहुत जरूरी बात, ये तकनीकें गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे क्लिनिकल डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर, उनका इलाज नहीं है। ये उनके मैनेजमेंट में मदद कर सकती हैं, पर प्रोफेशनल हेल्प का विकल्प नहीं है। राइट, थेरेपी या दवा की जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल। और चौथी बात, अगर किसी को कोई खास हेल्थ कंडीशन है, जैसे दिल की या फेफड़ों की गंभीर बीमारी, तो सांस रोकने वाली जो तकनीकें हैं, जैसे 4-7-8, उन्हें करने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना बेहतर है। ये सब ध्यान रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि हम अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच भी किसी भी पल में अगर चाहें तो शांति का एक कोना बना सकते हैं। हाँ। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, जिसके पीछे साइंस भी है। और ये छोटे छोटे तरीके हमें उस वक्त थाम सकते हैं जब हम बिल्कुल अभिभूत, ओवरवेल्म्ड महसूस कर रहे हों। एकदम। और ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपनी भावनाओं या विचारों के कैदी नहीं हैं। हमारे पास औजार हैं, टूल्स हैं, जिनसे हम अपनी अंदरूनी हालत को संभाल सकते हैं। शांति को ढूंढने के बजाय उसे एक्टिवली बना सकते हैं उसी पल में। और शायद ये बनाने की प्रक्रिया ही सबसे पावरफुल एहसास देती है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, ये तकनीकें हमें उस पल में तो राहत दे देती हैं, पर वो जो गहरे बैठे हुए सोचने के पैटर्न्स हैं, जो बार बार हमें उसी चिंता या तनाव में खींच लाते हैं, उनका क्या? उस शांति को टिकाऊ कैसे बनाया जाए, परमानेंट कैसे किया जाए? बिल्कुल सही सवाल। और यही असली चुनौती है ना? और शायद यहीं से अगले पड़ाव का रास्ता खुलता है। फौरी शांति पाना तो पहला कदम है, पर उसे बनाए रखने के लिए, जैसा आपने कहा, उन बुनियादी सोचने के पैटर्न्स को समझना और शायद उन्हें बदलना पड़ता है। उन्हें रिवायर करना। हाँ, एक तरह से रिवायर करना, ताकि शांति सिर्फ एक मेहमान ना रहे बल्कि घर का सदस्य बन जाए। ये कैसे हो सकता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे बात करनी होगी। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग किसी एक ख्याल पर अटक गया है, जैसे कोई पुराना गाना, जिसकी धुन बजती ही जा रही है, शब्द दोहराए जा रहे हैं और वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये सिर्फ सोचना भर नहीं है, ये दिमाग के अंदर बने वो रास्ते हैं, वो पैटर्न जो इतने गहरे हो गए हैं कि लगता है हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो आज हम इसी की तह तक जा रहे हैं। क्या हम सच में अपने सोचने के अंदाज को बदल सकते हैं? ये सिर्फ मजबूत इरादे की बात नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर की जो वायरिंग है ना, उसका विज्ञान है। हम समझेंगे कि ये विचार पैटर्न बनते कैसे हैं और क्या उन्हें सच में बदला जा सकता है। ये जानने की कोशिश कि जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, वो शायद टूटी हुई सोच नहीं, बल्कि बस बार बार दोहराई गई दिमागी वायरिंग है। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो खोज है, इसका मकसद यही समझना है, मस्तिष्क विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस की रोशनी में, कि विचार पैटर्न कैसे अपनी जड़ें जमाते हैं और उन्हें बदलने के लिए क्या किया जा सकता है।
हम दिमाग की खुद को बदलने की हैरत अंगेज क्षमता मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बात करेंगे और आदत बनने के चक्कर, वो हैबिट लूप्स और उन वैज्ञानिक तरीकों पर भी जिनसे असल में फ़र्क पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं दिमाग की खुद को बदलने की इस बुनियादी काबिलियत से, न्यूरोप्लास्टिसिटी। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे मस्तिष्क की वो कमाल की क्षमता है जिससे वो नए अनुभव या सीखने या मान लीजिए चोट लगने पर अपनी बनावट और काम करने का तरीका बदल सकता है। हाँ, ये कोई ऊपरी बात नहीं है, बल्कि दिमाग के अंदर होने वाली असली शारीरिक तब्दीली है। इसके पीछे कई प्रक्रियाएं हैं, पर एक खास सिद्धांत है जिसे समझना जरूरी है। हमारे दिमाग में अरबों कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, जो आपस में बात करती हैं। जब कुछ न्यूरॉन्स एक साथ बार बार सक्रिय होते हैं तो उनके बीच का कनेक्शन वो मजबूत हो जाता है। इसे अक्सर कहते हैं सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, मतलब जो कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं वो आपस में मजबूती से जुड़ जाती हैं। इसका सीधा मतलब है, आप जिस विचार या चिंता को बार बार सोचते हैं, आप अनजाने में उस दिमागी रास्ते को और पक्का और स्वचालित बना रहे हैं। पर अच्छी खबर यह है कि यही सिद्धांत नए, ज्यादा सकारात्मक रास्ते बनाने पर भी लागू होता है। और देखिए, दिमाग सिर्फ कनेक्शंस ही नहीं बदलता, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी बनावट भी बदलता है। और यहाँ तक कि कुछ हिस्सों में नई कोशिकाएं मतलब न्यूरोजेनेसिस भी कर सकता है, खासकर सीखने और याददाश्त से जुड़े हिस्सों में। इसमें BDNF नाम का एक दिमागी प्रोटीन बहुत अहम है, जिसे कुछ लोग दिमाग का खाद भी कहते हैं, और इससे नियमित कसरत जैसी आदतें बढ़ा सकती हैं। अच्छा, ये जानना कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं बल्कि लगातार बदल सकने वाली चीज है, ये तो काफी उम्मीद जगाता है ना? पर अगर दिमाग बदल सकता है तो फिर कुछ विचार, खासकर वो चिंता वाले, वो इतने जिद्दी क्यों होते हैं? वो कैसे इतने स्वचालित हो जाते हैं कि मतलब बिना बुलाए मेहमान की तरह बार बार आ जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे दिमाग का कोई हिस्सा उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहता। ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है आदत बनने के न्यूरल चक्कर में, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। और ये सिर्फ बाहरी आदतों पर ही नहीं, जैसे नाखून चबाना वगैरह, बल्कि हमारी सोच पर भी लागू होता है। ये एक 3 हिस्सों वाला दिमागी सर्किट है, आप कह सकते हैं। पहला हिस्सा है संकेत या क्यू, मतलब ट्रिगर। ये कोई बाहरी स्थिति हो सकती है, जैसे काम का दबाव, कोई अनिश्चित खबर, या फिर अंदरूनी एहसास भी हो सकता है, जैसे बोरियत, थकान या चिंता का हल्का सा डर। दिमाग का एक हिस्सा इन संकेतों को पहचानता है। अच्छा, तो पहले कोई ट्रिगर होता है। जी हाँ, और संकेत मिलते ही दूसरा हिस्सा शुरू होता है, नियमित क्रिया यानी रूटीन। ये वो स्वचालित प्रतिक्रिया है जो संकेत के बाद होती है। ओवरथिंकिंग के मामले में ये चिंता करना हो सकता है, मन ही मन किसी बात को बार बार दोहराना या बुरे से बुरे नतीजे सोचना। दिमाग के कुछ हिस्से इस स्वचालित व्यवहार को चलाने लगते हैं, जैसे गाड़ी ऑटो पायलट पर चली जाती है। हाँ, बिल्कुल, अपने आप होने लगता है सब। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे मजबूत कड़ी है इनाम या रिवॉर्ड। ये वो फायदा है, चाहे वो कितना ही छोटा या अस्थायी क्यों ना हो, जो इस पूरे चक्कर को मजबूत करता है। जैसे चिंता करने से शायद कुछ पल के लिए ऐसा लगे कि हम समस्या पर काम कर रहे हैं। हाँ, या शायद तैयार महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। या शायद ये हमें किसी मुश्किल काम को टालने का बहाना दे दे, और दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल निकलता है, जो सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि दिमाग को सिखाता है कि ये काम दोबारा करो, इसने कुछ तो किया। और यही इनाम उस आदत की वायरिंग को और गहरा कर देता है। बाप रे, तो इसका मतलब ओवरथिंकिंग एक तरह की दिमागी आदत का फंदा है। कोई संकेत मिलता है, चिंता करने की स्वचालित क्रिया शुरू हो जाती है, और फिर शायद वो कुछ तो कर रहे हैं वाला एक झूठा सा एहसास उस चक्कर को बार बार दोहराने पर मजबूर करता है। ये समझना तो काफी आंखें खोलने वाला है। मतलब ये जानने के बाद लगता है कि शायद इसे तोड़ने के रास्ते भी हों। बिल्कुल हैं, और यहीं पर बदलाव लाने वाले तरीके काम आते हैं। एक बहुत प्रभावशाली तरीका है संज्ञानात्मक पुनर्गठन या कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT जैसी पद्धतियों का एक अहम हिस्सा है। इसमें हम अपने आप चलने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानना सीखते हैं, फिर उन्हें चुनौती देते हैं। क्या ये वाकई सच है? क्या इसे देखने का कोई और नजरिया हो सकता है? अच्छा, मतलब अपने खुद के विचारों पर सवाल उठाना। हाँ, बिल्कुल। और दिमागी स्तर पर ये तकनीकें हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करती हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क करने, योजना बनाने और सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है। साथ ही ये हमारे भावनात्मक केंद्र जैसे एमिगडाला की अति प्रतिक्रिया को शांत करने में मदद करती हैं। एमिगडाला डर और चिंता जैसी तीव्र भावनाओं से जुड़ा है। तो एक तरह से हम दिमाग के सोचने वाले हिस्से को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो भावनात्मक हिस्से को बेहतर ढंग से संभाल सके।
और ये दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क डीएमएन को भी शांत करने में मदद करता है। डीएमएन वो क्या है? डीएमएन वो दिमाग का ऑटो पायलट मोड कह सकते हैं। जब हम ख्यालों में खोए होते हैं या चिंता करते हैं तब ये ज्यादा सक्रिय होता है, तो इसे शांत करना जरूरी है। समझ गई। और इसी से जुड़ा एक और पहलू है सेल्फ टॉक, मतलब हम खुद से किस तरह बात करते हैं। ये सिर्फ अच्छा सोचने की बात नहीं, इसका भी एक वैज्ञानिक आधार है। जब हम खुद से बात करते हैं, चाहे मन में या जोर से, तो हमारे दिमाग के सोचने वाले हिस्से, भावनात्मक हिस्से और भाषा समझने वाले हिस्से, वो सब सक्रिय होते हैं। अच्छा, इसका भी असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। और इसका असर दिमागी केमिकल्स पर भी पड़ता है। सकारात्मक और हौसला बढ़ाने वाली सेल्फ टॉक डोपामाइन, जो प्रेरणा देता है, और सेरोटोनिन, जो मूड को स्थिर करता है, जैसे केमिकल्स को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ लगातार खुद की आलोचना या नकारात्मक बातें वो तनाव वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल को बढ़ा सकती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि मुश्किल हालात को एक अलग, ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखने, मतलब रीफ्रेमिंग करने से कॉर्टिसोल कम हो सकता है और बीडीएनएफ यानी दिमाग का खाद वो बढ़ सकता है, जो दिमाग की बदलने की क्षमता के लिए बहुत अच्छा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम खुद से कैसे बात करते हैं, ये सिर्फ हमारी भावनाओं पर नहीं, बल्कि सचमुच हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और वायरिंग पर असर डाल रहा है। ये सोचना कि हमारी अंदरूनी बातचीत इतनी ताकतवर हो सकती है, क्या इसका असर वाकई मतलब सालों पुरानी सोच को बदलने जितना मजबूत हो सकता है? असर धीरे धीरे लेकिन मजबूत हो सकता है, बिल्कुल, खासकर जब हम इसे सचेत रूप से करते हैं। बिल्कुल। इसका एक अच्छा उदाहरण है सेल्फ डिस्टेंसिंग तकनीक। सेल्फ डिस्टेंसिंग, ये क्या होता है? हाँ, जब आप किसी मुश्किल भावना या स्थिति से गुजर रहे हों, तो मैं की जगह अपने नाम या दूसरे तीसरे पुरुष तुम वह वो का इस्तेमाल करके सोचें। जैसे मैं इतना परेशान क्यों हूं के बजाय सोचें अपना नाम इस वक्त क्यों परेशान है, या तुम इस स्थिति में क्या महसूस कर रहे हो। अच्छा, मतलब खुद से ऐसे बात करना जैसे किसी और से कर रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही। शोध बताते हैं कि ये छोटा सा बदलाव हमें अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बनाने में मदद करता है। इससे दिमागी बोझ कम होता है और दिमाग का सोचने वाला हिस्सा पीएफसी ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाता है, जिससे हम समस्या का हल बेहतर तरीके से निकाल पाते हैं या भावनाओं को ज्यादा संतुलित रूप से देख पाते हैं। ये भावनात्मक प्रतिक्रिया को कम करता है। वाह, ये तो ट्राई करने लायक है। बिल्कुल। अब अगर हम सिर्फ विचारों से आगे बढ़कर गहरी आदतों और विश्वासों की बात करें, तो हैबिट रिवर्सल ट्रेनिंग यानी एचआरटी जैसी तकनीकें भी हैं। ये दिमाग के उन रास्तों को निशाना बनाती हैं जो आदतें बनाते हैं। एचआरटी कुछ शारीरिक आदतों जैसे टिक डिसऑर्डर वगैरह के लिए काफी प्रभावी हैं, लेकिन इसके सिद्धांत मानसिक आदतों जैसे चिंता के पैटर्न पर भी लागू किए जा सकते हैं। अच्छा, तो ये चिंता जैसी मानसिक आदतों के लिए भी काम कर सकती है? हाँ, इसके सिद्धांत काम आ सकते हैं। इसके मुख्य तत्व हैं: पहला, जागरूकता बढ़ाना, ये पहचानना कि आदत कब और क्यों शुरू होती है, उसके ट्रिगर क्या हैं। दूसरा, एक प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया विकसित करना, यानी पुरानी आदत की जगह कोई ऐसा काम करना जो उसके साथ हो ही ना सके। जैसे चिंता शुरू होते ही 3 गहरी सांसें लेना या उठकर पानी पीना, कुछ भी जो उस पैटर्न को तोड़े। और तीसरा, प्रेरणा बनाए रखना। इसी तरह सिर्फ सतही विचारों को नहीं, बल्कि हमारे बुनियादी विश्वासों को बदलना भी दिमागी स्तर पर फर्क डालता है। एफएमआरआई जैसे ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि जब लोग अपने नकारात्मक विश्वासों पर काम करते हैं और उन्हें बदलते हैं, तो उनके दिमाग के उन हिस्सों की गतिविधि में बदलाव आता है जो खुद के बारे में हमारी धारणा, मतलब आत्मछवि और सोच पर नियंत्रण से जुड़े होते हैं। तो ये सिर्फ विचारों को बदलने की बात नहीं हुई, ये तो उस पूरी स्वचालित मशीनरी को समझने और बदलने की कोशिश है। हमारी आदतें, हमारी प्रतिक्रियाएं और शायद हमारे वो गहरे विश्वास जो इन सब को चला रहे हैं। ये दिलचस्प है कि सीबीटी और एचआरटी जैसी तकनीकों में जागरूकता और बदलाव पर जोर है, पर शायद उनका फोकस थोड़ा अलग है। मतलब सीबीटी विचारों के विश्लेषण पर ज्यादा ध्यान देती है, जबकि एचआरटी शायद व्यवहारिक प्रतिक्रिया पर। बिल्कुल सही कहा, आपने बहुत अच्छा समझा। और अच्छी बात यह है कि इन बदलावों को हकीकत बनाने के लिए कई व्यवहारिक विज्ञान समर्थित तरीके हैं। ये तरीके न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देते हैं, यानी नए दिमागी रास्ते बनाने में मदद करते हैं। मैं कुछ मुख्य तकनीकों का जिक्र करना चाहूंगा जो सुनने वाले आजमा सकते हैं। पहला है केंद्रित ध्यान और माइंडफुलनेस। रोजाना कुछ मिनट
शुरुआत में 5-10 मिनट भी काफ़ी हैं। इसमें किसी एक चीज़ पर ध्यान टिकाना सीखना शामिल है, जैसे अपनी सांस पर या अपने आसपास की आवाज़ों पर, बिना भटके। ये दिमाग के सोचने वाले हिस्से पीएफसी और भावनात्मक हिस्से एमिगडाला के बीच के कनेक्शन को मजबूत करता है, जिससे भावनाओं को नियंत्रित करना आसान होता है। ये डीएमएन यानी दिमाग के ऑटो पायलट चिंता मोड को शांत करने में भी मदद करता है। हाँ, माइंडफुलनेस की बात तो आजकल बहुत होती है। ये वो तकनीक है जिसकी हमने पहले बात की थी। अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ना, उनकी सच्चाई परखना और उन्हें ज्यादा संतुलित या सकारात्मक नजरिए से देखना। इसे दिन भर में जब भी जरूरत महसूस हो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुराने गैर मददगार दिमागी कनेक्शन को कमजोर करता है और नए सहायक कनेक्शन को मजबूत करता है। मतलब एक तरह से दिमागी जिम जैसा। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा, गहरी सांस लेने की तकनीकें। ये बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली है। दिन में कई बार कुछ मिनटों के लिए धीमी गहरी सांस लेना हमारे शरीर के रिलैक्स सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। ये तुरंत तनाव कम करता है और लंबे समय में BDNF यानी दिमाग का खाद बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। 4-7-8 ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग इसके अच्छे उदाहरण हैं। ये तो आसान लगता है, कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इन तकनीकों को अपनाने के लिए एक सोच मददगार हो सकती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिक मोमेंटम कह सकते हैं। इसका मतलब है कि छोटे लगातार किए गए प्रयास समय के साथ जुड़कर बड़ा असर डालते हैं। शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट के अभ्यास से शुरू करना, रोजाना करना, कंसिस्टेंसी इज की, और खुद पर ज्यादा बोझ ना डालना अहम है। धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। ये सब सुनने में काफी व्यावहारिक लग रहा है, लेकिन एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा कि इन बदलावों को दिमागी स्तर पर जमने में, मतलब वायरन को बदलने में कितना समय लग सकता है? क्या ये हफ्तों की बात है, महीनों की या सालों की? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब देखिए कई बातों पर निर्भर करता है। कुछ असर तो तुरंत होते हैं, जैसे गहरी सांस लेने से तनाव में फौरन कमी महसूस होना, दिमागी कामकाज में सुधार जैसे ध्यान बेहतर होना, वो नियमित अभ्यास से 4 से 8 हफ्तों में दिखा जा सकता है। दिमाग की बनावट में हल्के बदलाव जैसे कॉर्टिकल मोटाई में वो 8 से 12 हफ्तों के लगातार अभ्यास के बाद देखे गए हैं। लेकिन स्थायी और गहरे बदलाव के लिए हाँ, महीनों और सालों का निरंतर प्रयास लग सकता है। सबसे जरूरी बात है निरंतरता और धैर्य। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये विज्ञान है और इसमें समय लगता है। धैर्य रखना होगा मतलब। बिल्कुल। अब इन सब बातों को वापस ओवरथिंकिंग और भावनात्मक लचीलेपन मतलब इमोशनल रेजिलियंस से जोड़ते हैं। जैसा हमने बात की, ओवरथिंकिंग अक्सर दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN की ज्यादा सक्रियता से जुड़ी होती है, वही ऑटो पायलट मोड। तो माइंडफुलनेस, संज्ञानात्मक रीफ्रेमिंग और वर्तमान पल में टिकने का अभ्यास, जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना या अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना, ये सभी तकनीकें DMN को शांत करने में मदद करती हैं। ये विचारों के उस अंतहीन लूप को तोड़ने में सहायक होती हैं। अच्छा, तो ये सीधे ओवरथिंकिंग पे असर करती हैं? जी हाँ, इसी तरह भावनात्मक लचीलापन बनाने के लिए भी यही सिद्धांत काम करते हैं। ये तकनीकें हमारे दिमाग के भावनात्मक केंद्र लिम्बिक सिस्टम, खासकर एमिगडाला और सोचने वाला केंद्र प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच संतुलन बनाने में मदद करती हैं। एक मजबूत PFC भावनाओं के तूफान में हमें ज्यादा स्थिर रहने में मदद करता है। तो ये सारे कड़ियां जुड़कर एक तस्वीर बना रही हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत और ये व्यावहारिक तकनीकें सिर्फ अच्छा महसूस करने के टोटके नहीं हैं, बल्कि ये ओवरथिंकिंग की जड़ तक जाने और दिमाग को सचमुच रीवायर करके ज्यादा भावनात्मक मजबूती बनाने के औजार हैं। बिल्कुल। इसे और साफ करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए माया नाम की एक महिला है जो सालों से रात को सोने से पहले घंटों चिंता करने की आदी हैं। उन्होंने 6 हफ्ते का एक कार्यक्रम अपनाया जिसमें शामिल था, पहला, जागरूकता, लिखना कि कब और क्यों चिंता शुरू होती है। दूसरा, सेल्फ डिस्टेंसिंग, रीफ्रेमिंग, माया इस बारे में क्यों सोच रही है, पूछना और वैकल्पिक ज्यादा संतुलित विचार लिखना। तीसरा, एक इफ देन प्लान, अगर मैं खुद को चिंता के लूप में पाऊं तो मैं 3 मिनट गहरी सांस लूंगी और बिस्तर से उठकर अगले दिन का एक छोटा सा काम लिखूंगी। और चौथा, हफ्ते में 3 बार हल्की जॉगिंग, वो BDNF बढ़ाने के लिए। अच्छा, कई चीजों को मिलाया उन्होंने। हाँ, नतीजे 3 हफ्ते में माया ने महसूस किया कि उनके चिंता के दौरे लगभग 40% कम हो गए और उन्हें सोने में लगने वाला वक्त औसतन 30 मिनट कम हो गया।
6 हफ्तों तक आते आते ये नई रणनीतियां काफी हद तक उनकी आदत बन गईं। ये दिखाता है कि सही तकनीक और लगातार कोशिश से बदलाव संभव है। वाह, ये तो बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, तो आखिर में कुछ तेज नुक्ते क्या करें और क्या न करें। दिमागी काम जैसे रीफ्रेमिंग को किसी व्यवहार से जोड़ें, जैसे इफ देन प्लान। सिर्फ सोचने से ज्यादा असर तब होता है जब हम कुछ करते भी हैं। करें, जब भावनाएं बहुत तीव्र हों तो खुद से थोड़ी दूरी बनाकर सोचने के लिए अपने नाम या तुम वह का प्रयोग करें, वो सेल्फ डिस्टेंसिंग। करें, नींद और कसरत को प्राथमिकता दें। ये दिमाग की बदलने की क्षमता, प्लास्टिसिटी के लिए बूस्टर डोज की तरह है। और न करें, रातों रात चमत्कार की उम्मीद करें। दिमाग बदलता है, पर इसमें समय और लगातार अभ्यास लगता है। धैर्य रखें। ये करें और ना करें बहुत काम के हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही है कि विज्ञान हमें पूरी मजबूती से बताता है कि हमारे सोचने के पैटर्न बदले जा सकते हैं, उन्हें सचमुच रीवायर किया जा सकता है। यह हमारे दिमाग की खुद को बदलने की अंदरूनी क्षमता यानी प्लास्टिसिटी का फायदा उठाने जैसा है। इसके लिए सोच समझकर बनाई गई रणनीतियां जैसे विचारों को चुनौती देना, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास, गहरी सांसें लेना और आदत बनाने के तरीके जैसे छोटे कदमों से शुरुआत करना और लगातार लगे रहना, ये सब मिलकर काम करते हैं। और जैसा आपने कहा, धैर्य और निरंतरता इसमें कामयाबी की कुंजी है। बिल्कुल। और मैं एक आखिरी ख्याल के साथ छोड़ना चाहूंगा। शायद इंसान की सबसे अनोखी और गहरी क्षमता सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि सचेत रूप से ये तय करना है कि हमारा दिमाग भविष्य के लिए खुद को कैसे ढालेगा। ये अपने ही दिमागी विकास की बागडोर संभालने की एक अभूतपूर्व संभावना है। हमारे हाथ में है ये। वाह, ये तो सोचने वाली बात है, अपने दिमागी विकास की बागडोर संभालना। बिल्कुल। और यहीं से शायद आगे की खोज शुरू होती है, कैसे नए नजरिए और भावनाओं को संभालने के बेहतर तरीके इस बदलाव को और मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। ये हमें उन पहलुओं की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है जो हमें भावनात्मक रूप से और ज्यादा संतुलित और मजबूत बना सकते हैं। कभी सुबह सूरज को उगते देखा है? कैसे धीरे धीरे अंधेरा छटता है और आसमान एकदम साफ, शांत, स्थिर हो जाता है। बस वैसी ही कल्पना कीजिए अपने मन की। शायद पहले ये मन बेचैन रहता था, विचारों की उथल-पुथल में खोया हुआ। लेकिन अब इसमें एक ठहराव है, एक सुकून, एक स्पष्टता। ये एक सफर है ना? उस पुराने बेचैन मैं से इस नए शांत मैं तक पहुंचने का। आज हम इसी सफर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। कैसे हम अपना नजरिया बदल सकते हैं और उससे अपनी भावनाओं को इमोशंस को साधना सीख सकते हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि सोच की दिशा बदलने से भावनाओं को संभालने का तरीका कैसे बदल जाता है, ज्यादा समझदारी से, ज्यादा शांति से। हमारी ये चर्चा जो किताब है स्टॉप ओवरथिंकिंग, उसके चैप्टर 6 पर आधारित है। वो इस बदलाव की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझाता है। तो मकसद ये है कि हम समझें कि कैसे सिर्फ सिचुएशन पर आनन फानन में रिएक्ट करने की बजाय रुक कर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना सीखें। इसमें जो मुश्किलें आती हैं, जो छोटी छोटी जीत मिलती हैं और वो एहसास जब लगता है कि हाँ अब थोड़ा कंट्रोल वापस आ रहा है, उसी को महसूस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बात, रिएक्शन और रिस्पॉन्स, ये बुनियादी फर्क। अक्सर होता ना, कोई सिचुएशन आई और हम फट पड़े या एकदम परेशान हो गए बिना ये सोचे कि क्यों। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, ठहर कर समझ कर जवाब देना। ये बदलाव क्यों जरूरी लगता है इतना? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फर्क को समझना ही पहली सीढ़ी है एक तरह से। देखिए, रिएक्शन यानी वो जो तत्काल प्रतिक्रिया होती है, वो बिजली की तरह तेज होती है, लगभग ऑटोमेटिक और पूरी तरह से भावनाओं के कंट्रोल में। हाँ, जैसे दिमाग का वो इमोशनल सेंटर है ना, अमिगडाला, हाँ, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल, अमिगडाला हावी हो जाता है और जो हमारा सोचने वाला दिमाग है उसके लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये एक तरह की पुरानी आदत है, ऊर्जा बचाने का तरीका। लेकिन आज की जो जटिल परिस्थितियां हैं ना, उनमें तो ये गड़बड़ कर देता है अक्सर। हाँ बिल्कुल, अक्सर मुश्किल में डाल देता है।
वहीं दूसरी तरफ है रिस्पॉन्स, यानी सोच समझकर जवाब देना। ये सचेत होता है। इसमें हम सोचते हैं, विचार करते हैं, अपने मूल्यों, अपने गोल्स को ध्यान में रखते हैं। अच्छा। इसमें दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो प्लानिंग करता है, कंट्रोल करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ओके। हाँ, ये धीमा जरूर है, थोड़ा वक्त, थोड़ी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन ये हमें ज्यादा लचीलापन देता है और सही फैसले लेने में मदद करता है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर घटना या किसी की बात और हमारी जो प्रतिक्रिया होती है उसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक फासला, एक स्पेस। हाँ, एक स्पेस। कई मनोवैज्ञानिकों ने इस पर बात की है। इसी फासले में हमारी असली ताकत है, चुनने की ताकत कि हम रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड। हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो इसी स्पेस को पहचानने, उसे थोड़ा सा बढ़ाने और उसका सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। मतलब ऑटो पायलट से हटकर वापस कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बिल्कुल, ड्राइविंग सीट पर वापस आना। ये फासले वाली बात सोचने पर मजबूर करती है। हम कितनी ही बार वो फासला मिस कर देते हैं, एकदम से कूद पड़ते हैं रिएक्शन में। तो फिर इस बदलाव को लाएं कैसे, इस फासले का इस्तेमाल करें कैसे, क्या तरीके हैं हमारे पास? देखिए, इसका एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल, संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन। कॉग्निटिव रीअप्रेजल, हाँ, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। आसान शब्दों में मतलब है किसी स्थिति को देखने का अपना नजरिया बदलना, उसके मायने बदलना। मान लीजिए कोई मुश्किल आई, तो हम उसे कैसे देख रहे हैं? एक मुसीबत की तरह या एक चुनौती, एक सीखने के मौके की तरह? ये जो नजरिए का बदलाव है, यही है रीअप्रेजल। ये जेम्स ग्रॉस का जो इमोशन रेगुलेशन मॉडल है, उसमें भी इसे एक अहम स्ट्रैटेजी माना गया है, कॉग्निटिव चेंज। अच्छा। इसका फायदा यह है कि हम भावना के पैदा होने के मतलब बिल्कुल शुरू में ही उसे मैनेज कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो पूरी तरह हम पर हावी हो जाए और फिर हम उसे दबाने की कोशिश करें। मतलब अगर सोच बदल ली, हाँ, तो फीलिंग भी बदल सकती है। हाँ। लेकिन ये करने के लिए पहले ये जानना तो जरूरी होगा ना कि हम महसूस क्या कर रहे हैं। शायद यहीं पर वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बात आती है, डेनियल गोलमन की, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि इस पल में मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मेरे शरीर में क्या हो रहा है, कौन सी बात मुझे ट्रिगर कर रही है, तब तक हम उस फासले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना? सही बात है। तो जागरूकता ही वो पहली घंटी है जो हमें जगाती है, ऑटोमेटिक रिएक्शन मोड से बाहर निकालकर सोचने का मौका देती है। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में करना, खासकर जब इमोशंस बहुत तेज हों, वो रुकने वाला पल, वो पॉज कैसे लाया जाए? हाँ, ये सवाल आता है मन में, और शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है क्योंकि पुरानी आदतें बहुत पक्की होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ये मुमकिन है। इसका एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है 4 स्टेप्स में। ओके, बताइए। पहला, पता लगाना, डिटेक्शन। अपने अंदर जो भी शारीरिक या भावनात्मक संकेत उठ रहे हैं उन्हें पहचानना, जैसे दिल तेजी से धड़कना या कंधों में खिंचाव, पेट में गुड़गुड़, कुछ भी। अब उस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखना। क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? क्या ये वाकई उतना बुरा है जितना लग रहा है, या इसमें कोई सीखने की चीज छुपी है? नजर बदलना। हाँ। और चौथा, लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन। अब इस नए नजरिए के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया चुनना है, क्या कहना है, क्या करना है, या शायद कुछ ना करना ही बेहतर है। पता लगाना, रुकना, नजर बदलना और फिर अमल करना। हाँ, ये क्रम शुरू में थोड़ा एफर्ट मांगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाता है। ये एक साफ रास्ता दिख रहा है। अच्छा, जब हम ये करते हैं, मतलब नजर बदलते हैं, सोचकर रिएक्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? क्या वहां भी कुछ बदलता है, या ये बस मन का वहम है? नहीं, ये वहम बिल्कुल नहीं है। इसका बहुत गहरा असर हमारी न्यूरोबायोलॉजी पे पड़ता है। दिमाग के अंदर असल में बदलाव होते हैं। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, बहुत। जब हम ये रीअप्रेजल जैसी तकनीकें इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारे दिमाग के 2 खास हिस्सों के बीच का कनेक्शन वो बदलता है। एक है हमारा सोचने वाला कंट्रोल सेंटर, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी, और दूसरा है हमारा इमोशनल सेंटर, अमिगडाला, जो खतरे का अलार्म बजाता है। हाँ, पीएफसी और अमिगडाला। होता यह है कि प्रैक्टिस के साथ हमारा पीएफसी ज्यादा मजबूत होता है और वो अमिगडाला की जो जरूरत से ज्यादा तेज रिएक्शन होती है ना, उसे शांत करना सीख लेता है। मतलब जैसे कोई समझदार मैनेजर टीम को संभालता है? बिल्कुल सही एनालॉजी है। पीएफसी हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को रेगुलेट करना सीखता है। जब हम किसी डराने वाली सिचुएशन को चैलेंज की तरह देखते हैं, तो पीएफसी अमिगडाला को सिग्नल भेजता है कि ओके, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, और हमारी घबराहट कम हो जाती है। वाह। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी
हमारे दिमाग की बदलने की क्षमता। हाँ, सुना है इसके बारे में कि दिमाग बदल सकता है। हाँ, जैसे हम कसरत करके मसल्स बनाते हैं, वैसे ही इमोशनल रेगुलेशन की प्रैक्टिस से दिमाग में पीएफसी और अमिगडाला के बीच के रास्ते, वो न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। अच्छा। इससे भविष्य में सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना आसान हो जाता है, ज्यादा नेचुरल हो जाता है। यहाँ तक कि हमारा जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, वो जो हमें ख्यालों में उलझाए रखता है। हाँ वही, जो अक्सर पुरानी चिंताओं या अपनी ही बुराई करने में लगा रहता है, उसके पैटर्न में भी पॉजिटिव बदलाव देखे गए हैं। ये तो कमाल है। मतलब हम सच में अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित रहने के लिए। ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं, ये ट्रेनिंग की बात है। तो अब ये जानना है कि ये जो दिमागी और मानसिक बदलाव हैं, ये असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं। इसके कुछ ठोस फायदे जो लोगों ने महसूस किए हों या रिसर्च में सामने आए हों, ठोस और अलग अलग एरिया में देखे गए हैं। ये सिर्फ अच्छा महसूस करने तक ही सीमित नहीं है। मिसाल के तौर पर काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर जिन लोगों ने ये सीखा, उनमें स्ट्रेस लेवल में, मतलब तनाव में, औसतन 34% तक की कमी देखी गई। 44%? ये तो काफी है। हाँ। और उनके फैसले लेने की क्षमता उनके बॉस या सुपरवाइजर के हिसाब से 28% तक बेहतर हुई। और जो आपस में कहा-सुनी या झगड़े होते हैं, उनमें 41% की कमी आई। वाह, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जैसे काम पर कैसे सोच बदली? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई डेडलाइन है। पहले कोई कर्मचारी सोचता था, ओ गॉड, ये डेडलाइन मुझे मार डालेगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अब रीअप्रेजल के बाद वो सोचना सीखता है, ठीक है, डेडलाइन मुश्किल है, पर ये मेरी काबिलियत दिखाने का, चीजों को प्रायोरिटाइज करने का हुनर दिखाने का एक मौका है। सोच बदलते ही डर की जगह चैलेंज वाली फीलिंग आ गई। बिल्कुल। और घबराहट की जगह एक्शन लेने की एनर्जी आ जाती है। रिश्तों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। कपल्स में जिन्होंने इसे अपनाया, जो नुकसान पहुंचाने वाले लड़ाई झगड़े के पैटर्न थे, उनमें 56% तक कमी आई। 56%? हाँ, और आपसी बातचीत, कम्युनिकेशन, वो बेहतर हुआ, समझ बढ़ी। जैसे बहस हो रही है, अब ये सोचने की बजाय कि वो जानबूझकर मुझे दुख पहुंचा रहा है, आप सोचते हैं शायद वो अपनी कोई जरूरत या परेशानी ठीक से कह नहीं पा रहे हैं। इससे तो गुस्सा कम होगा और शायद सामने वाले को समझने की कोशिश ज्यादा होगी। सही, सहानुभूति बढ़ती है, डिफेंसिव होने के बजाय कनेक्शन बनता है। इसी तरह एंग्जाइटी और परफॉर्मेंस को ले, जैसे परीक्षा या प्रेजेंटेशन का डर। जिन लोगों ने उस डर को या घबराहट को उत्साह या तैयारी के तौर पर रिफ्रेम किया, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। अच्छा। हाँ, एक स्टडी में पाया गया कि ऐसे स्पीकर 17% ज्यादा मोटिवेटिंग लगे और स्टूडेंट्स के एग्जाम स्कोर 5 से 7% तक सुधरे। सिर्फ ये सोचने से कि ये डर नहीं, ये तैयारी है। हाँ, वो सोच बदलना कि मेरी घबराहट का मतलब है मैं फेल हो जाऊंगा, से मेरे शरीर की ये तेजी मुझे बेस्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार कर रही है, ये नतीजों में फर्क ला सकता है। तो ये सिर्फ मन शांत रखने की बात नहीं हुई, ये तो असल में हमारे काम, हमारे रिश्ते, हमारी परफॉर्मेंस, सबको बेहतर बनाने के प्रैक्टिकल तरीके हैं। ये वाकई कई एरिया में बदलाव ला सकता है। लेकिन एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, क्या ये बदलाव टिकते हैं, परमानेंट होते हैं, या ऐसा होता है कि कुछ दिन किया, अच्छा लगा, फिर कोई बड़ी मुश्किल आई और धड़ाम वापस पुरानी आदतों पर? क्या ये स्थायी शांति का रास्ता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ कोई ऊपरी लिपापोती या टेम्परेरी फिक्स नहीं है। ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स के पैटर्न को जड़ से बदलने जैसा है, एक तरह की इमोशनल रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग मतलब जैसे पुरानी कंडीशनिंग हटाकर नई बनाना? हाँ बिल्कुल। जिसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरू में बहुत ध्यान देना पड़ता है, गिरते हैं, संभलते हैं, लेकिन फिर वो हमारी आदत बन जाती है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। वैसे ही इमोशनल रेगुलेशन भी प्रैक्टिस से धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है, हमारा नेचुरल तरीका बन जाता है। अच्छा। और फिर ये हमारी पहचान का हिस्सा बनने लगता है। हम खुद को एक जल्दी भड़कने वाले इंसान की बजाय एक शांत और समझदार इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। रिसर्चर्स ने इसके कुछ स्टेजेस भी बताए हैं। शुरू में स्टेज 1 ये बहुत एफर्ट वाला काम लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते स्टेज 4 तक ये हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाता है। मतलब ये सोचना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। हाँ, काफी हद तक। और इसके स्थायी फायदे भी हैं। लॉन्ग टर्म में डिप्रेशन के लक्षण कम होते हैं, लाइफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, स्ट्रेस झेलने की ताकत, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, वो बढ़ती है। यहां तक कि स्ट्रेस का हमारे शरीर पर जो धीरे धीरे बुरा असर पड़ता है, ऑलोस्टैटिक लोड, उसमें भी कमी आती है। और जैसा हमने पहले कहा,
दिमाग की बनावट में भी स्थायी बदलाव, जैसे पीएफसी का मजबूत होना, वो देखे गए हैं। तो ये सब मिलकर एक गहरी और टिकने वाले बदलाव की तरफ इशारा करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक स्थायी बदलाव की तस्वीर पेश करते हैं। तो ये यात्रा सिर्फ सोच बदलने की नहीं, ये हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को, हमारी पहचान को बदलने की एक गहरी प्रक्रिया है, जो हमें बस थोड़ी देर की राहत नहीं, बल्कि स्थायी शांति और संतुलन की ओर ले जा सकती है। चलिए, आज जो हमने बात की उसके खास पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहराते हैं। हमने देखा कि अपने नजरिए को बदलकर हम अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, है ना? हमने वो सफर समझा, तुरंत रिएक्ट करने से लेकर सोच समझकर रिस्पॉन्ड करने तक का, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, रीअप्रेजल और हमारे दिमाग की भूमिका कितनी अहम है। और सबसे बड़ी बात कि हर पल हमारे पास एक चॉइस होती है, एक चुनाव होता है, और यही चुनाव हमें इमोशनल उथल-पुथल से निकालकर स्थिरता की जमीन पर ला सकता है। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक जरूरी बात यह है कि इसका मकसद इमोशंस को दबाना या खत्म करना नहीं है। भावनाएं तो जरूरी हैं, वो हमें सिग्नल देती हैं। मकसद है इमोशनल एजेंसी हासिल करना, भावनात्मक स्वतंत्रता। मतलब ये समझना कि भावनाएं हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में है। हम चुन सकते हैं कि उन पर रिएक्ट कैसे करना है। ड्राइवर हम हैं, भावनाएं पैसेंजर हो सकती हैं, पर ड्राइवर नहीं। क्या बात कही, बिल्कुल। और यहां एक सवाल में सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये काबिलियत, मुश्किल हालात में भी शांत रहकर सोच समझकर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की काबिलियत, ये सिर्फ कुछ लोगों तक न रहे, बल्कि हमारे परिवारों में, हमारे समाज में ज्यादा आम हो जाए, तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। कितना बदलाव आ सकता है। ये सोचने वाली बात है। याद रखिए, ये सफर किसी मंजिल पर पहुंचकर खत्म नहीं होता। ये परफेक्शन का नहीं, बल्कि क्लैरिटी का, स्पष्टता का सफर है। एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया, जिसमें हम हर दिन थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा बेहतर बनते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर की दुनिया के मालिक बनते जाते हैं।